गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं जी आप सभी लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया है और सेशन लगाने के लिए तैयार है। आने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली। जो मेरी पिछली क्लास 10 से 12 बजे तक थी वो 12:30 से भी ऊपर गई थी। 12:35 के आसपास वो मैंने क्लास कंक्लूड की थी, तो उसके बाद फटाफट से जो है मैंने खाना खाया है। उस चक्कर में आने में थोड़ा सा मैं लेट हो गया। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। और ये फिजिक्स की आपकी क्लास नंबर 4 है। एंड पिछली 3 क्लासेस में मैंने आपको काफ़ी सारा पोर्शन फिजिक्स का मैकेनिक्स का समझा दिया है। मैकेनिक्स का मतलब सिंपली वही फोर्स, एनर्जी, पावर एटसेट्रा। आज हम उसी पोर्शन को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कहाँ तक हम इस क्लास में कवर कर पाते हैं। टेक्निकली एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, बट पर्सनली स्पीकिंग मेरे लिए हर सेशन एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। तो आप चाहे इसमें भेज सकते हैं, चाहे किसी और क्लास में भेज सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं अपनी तरफ से इसमें भी और बाकी क्लासेस में भी डाउट्स लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी। और होपफुली आपने पिछले 3 क्लासेस को रिवाइज करा होगा। एंड नहीं करा तो उसमें आपकी गलती है जी, साफ बात है। आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पेपर में सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे बार बार नहीं पूछूंगा, बार बार आपको नहीं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि आपको रिवाइज करना है। इट इज योर ड्यूटी टू रिवाइज। हर क्लास में आने से पहले आप 15 मिनट अपने पिछली क्लास के नोट्स रिवाइज करिए, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी। पिछली क्लास का आखिरी टॉपिक क्या इनर्शिया था। मैंने आपको इनर्शिया के बारे में 3 बढ़िया बातें बताई थी। वहां पर मैंने आपको बताया था एक्चुअली 2 ही बातें हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है या तो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। मोशन को ही हम 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, एक इनर्शिया ऑफ मोशन और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। एक छोटा सा लॉजिक, जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं, वो भी दिया था कि जो इनिशियल कंडीशन होती है वही आपका आंसर भी होता है, बिकॉज वो कॉमन सेंस है। इनर्शिया का मतलब ही वही है कि भाई जैसा पहले था वैसी स्थिति में वो अटक जाए। ठीक है, आज की क्लास में हम काफी सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें पहला होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। गुड आफ्टरनून। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन भाई ने जीवन में बहुत कुछ किया है, जिसमें एक काम 3 बातें बताई हैं वो है, यानी न्यूटन भाई ने हमें टोटल 3 लॉज दिए हैं मोशन के। याद रखेंगे, टोटल 3 लॉज हैं। पेपर में भर भर के यहाँ से सवाल आते हैं। काफी सिंपल लॉज हैं, कुछ भी खास नहीं है और इजीली आप टिक कर सकते हैं अगर आप बातों को ध्यान से सुन लेते हैं तो। ऑल्सो नोन एज, अच्छा पहले फर्स्ट लॉ लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं आपको 3 लॉज पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला लॉ अब है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो गैलीली नाम की एक पर्सनालिटी थी, बड़े फेमस। उन्होंने भी इनर्शिया के ऊपर काफी ज्यादा काम करा है, तो दिस इज आल्सो नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त्व। पिछली क्लास में आपको डिटेल में समझा दिया गया है क्या होता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ये थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है, जल्दी जल्दी आपको लिखनी होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, it will remain at rest, and if an object is in motion, it will remain in motion unless an external force acts upon it. अभी डिक्टेट कर दूंगा पूरा। An object, if an object is at rest, it will remain at rest, and if an object is in motion, it will remain in motion unless an external force acts upon it. पूरा इनर्शिया में जो भी हमने पढ़ा है वो सारा यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो बस का एग्जांपल ले सकते हैं 100%। एक्चुअली कल जो इनर्शिया पढ़ाया था वही है ये लॉ, उसको बस फैंसी भाषा में न्यूटन भाई ने हमें बताया है। अब कुछ चीजें यहाँ पर नोट करने वाली है, वो ये है कि फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स है। हर कीवर्ड का कोई मतलब है, तभी वो लगाया गया है। यानी इंटरनल फोर्सेस की वजह से कुछ भी चेंज नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक मान लेते हैं बॉल है अपने पास। ये हवा में है, बिल्कुल आइसोलेटेड है दुनिया से, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसके अंदर आप कुछ भी करते रहिए। अगर मान लेते हैं इसके अंदर 2 मैं यहाँ पर छोटे छोटे इंसान बैठा देता हूँ, ये किधर भी कहीं पे भी भागते रहे, क्या ये बॉल मूव करेगी? अगर ये हवा में है तो आंसर इज अ नो। If an object is at rest, it will remain at rest, and if an object is in motion, it will remain in motion unless an external force acts upon it. ये मूव नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे अरे नहीं सर, मुझे तो वो एग्जांपल याद आ गया जो पानी में एक बहुत बड़ा सा बॉल होती है, उसके अंदर एक आदमी खड़े होकर भागता है, वो तो मूव करती है। वो जमीन से चिपकी हुई होती है पानी से। अगर वो जमीन से नहीं चिपकी हुई तो ये काम नहीं हो सकता। कुछ एग्जाम्पल्स और देता हूँ। मान लेते हैं आप एक बोट में, वैसे तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना होगा, यहीं पे समझा देते हैं। आप एक बोट में बैठे हुए,
थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक चीज़ होती है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम मान सकते हैं कि इस पूरे जो सिस्टम है उसका मास कंसंट्रेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसे देखता हूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। यानी अगर मैं चाहूँ तो पूरी बॉडी की जगह पे जो है मैं उस पॉइंट पे उस मास को मान सकता हूँ। ठीक है? अभी के लिए अर्पिता हम क्लास लगाते हैं, आप इसे क्वेश्चन टैब में भेजो मुझे। ठीक है? तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में है? नहीं। इसका सेंटर ऑफ मास हल्का-सा इधर होगा, सोच के देखो। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है। प्रसन्नजीत कभी-कभार मेरी इससे पहले भी क्लास होती है, जैसे अभी इससे पहले मेरी 10 से 12 क्लास थी, वो मैंने 12:40 के आस-पास एंड करी थी। उस चक्कर में कभी-कभार ये है मैं आने में लेट हो जाता हूँ। तो ऐसा इधर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि देखो एक बॉडी ये रही, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। एक दूसरी बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अगर मैं दोनों को मिला देता हूँ, तो क्या इधर से बोट भारी नहीं हो जाएगी? ऐसे सोच के देखो, इधर से बोट भारी हो जाएगी। तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ चला जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये महापुरुष जो बोट में बैठा है, ये उठकर बोट तो अपनी जगह ही मैं मान लेता हूँ ऐसे है। अगर ये इधर की तरफ उठ के आता है, तो क्या आपका कॉमन सेंस कहता है कि बोट को मजबूरन इधर जाना पड़ेगा? कभी आप बोट में बैठे हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना तो बोट अपने आप पीछे हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? वो इसलिए बोट हल्की सी आगे हो जाएगी जिससे सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहे। अगर ये आदमी जो है यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं इस तरीके, तो बोट को हल्का सा आगे होना पड़ेगा सो दैट सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पे रहे। क्या बात को आप मेरी समझ पाए दोस्तों? बोट हल्की आगे की तरफ आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। ये अगर मैं पूरा एक पैकेट मान लेता हूँ दुनिया से अलग, तो इसमें जो भी हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है, उसका ओवरऑल कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो इस वजह से फोर्स एक्सटर्नल होनी चाहिए, इंटरनल फोर्सेस का कोई इम्पैक्ट नहीं आता इस लॉ के हिसाब से। पहला लॉ आपको समझ आ गया? पहला लॉ ये कह रहा है कि इफ एफ एक्सटर्नल जो है वो जीरो है, तो ऐसा ऐसा होगा। यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तब ऐसा ऐसा होगा। अब बिल्कुल। अब ऐसा तो हमेशा नहीं होगा कि एफ एक्सटर्नल जीरो हो। तो इन्होंने कहा है कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं है, इफ एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब क्या? तो न्यूटन भाई ने कहा रुको जरा सबर करो। उसी के लिए तो मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन बनाया है। मैंने कहा चलो फटाफट बताओ फिर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी पहला लॉ ऑफ मोशन जो है डील करता है जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती उससे। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डील करता है जब फोर्स लगती है उससे। ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force। applied का मतलब जो बाहर से लगाई गई है, तो एक्सटर्नल फोर्स हो। ठीक है? यानी F is proportional to change in momentum divide by time। सोच के देखिए, यानी संवेग में जो परिवर्तन होगा उसे आप समय से भाग करेंगे तो वो फोर्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या यही आगे जाके हम बार बार पढ़ते हैं कि यही लिखा है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन? मैं पिछली 3 क्लासेस में चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर आपको ये बात बता चुका हूँ कि चेंज इन मोमेंटम हो गया इम्पल्स, और वो होता है एमवी माइनस एमयू, तो बी माइनस यू अपॉन टी ए बन जाता है। यानी जो एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जुड़ा हुआ है। नोट करिए राम राम। पहला लॉ कह रहा था फोर्स नहीं लगेगी तो, दूसरा कह रहा है फोर्स लगेगी तो क्या होगा। अभी यहाँ पर हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स को और समझेंगे। पहले मैं थर्ड लॉ भी आपको लिखवा देता हूँ, या रुकिए थोड़ा इसी का ऑपरेशन करते हैं पहले। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। समानुपाती, आई होप मैं सही कह रहा हूँ। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, समान अनुपात, यानी समान रेशो में वो चलता है। हाँ, गला मेरा खराब चल रहा है सिमरदीप 2-3 दिन से, उसके चक्कर में कल और परसों मैं क्लास भी नहीं ले रहा हूँ, सो दैट थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाए। इसलिए मैं आज और कल सैटरडे और संडे आपकी 5-5 घंटे क्लास ली है। अब थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी? पक्का? तो हम ये भी कह सकते हैं कि इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू जीरो, यानी एम वी इज इक्वल टू एम यू।
यानी अगर फोर्स नहीं होगी तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर हो जाएगा। अगर मास भी बराबर है तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। ठीक है, छोटा सा ऑपरेशन करा है, अभी आगे चल के इसका थोड़ा और ऑपरेशन करेंगे। अभी के लिए हम पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप इसे नोट करना चाहे कर सकते हैं, वैसे इसमें कुछ है नहीं नोट करने लायक। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है जैसा करोगे वैसा करोगे। हमने कहा न्यूटन ने तो कहा भाई मैं तो इंग्लिश में बात करता था, तो इंग्लिश में है फॉर एवरी एक्शन देयर शैल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, and action and reaction act on different bodies। आप इसे नोट करिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाता हूँ इस तरीके, मान लेते अपने हाथों से इस दीवार पे मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने ज्यादा कि मेरे बाल भी खड़े हो गए हैं, तो ये दीवार जो है मुझ पर फोर्स लगाएगी। यानी पहली फोर्स मैं अपने हाथों से लगा रहा हूँ दीवार पर, दूसरी फोर्स दीवार मेरे हाथों पर लगा रही है। यानी ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, क्योंकि मैं इधर की तरफ और वो उधर की तरफ, और अलग अलग बॉडीज पे काम कर रही है। एक्शन हो रहा है वॉल पर, रिएक्शन आ रहा है मुझ पर। ये इंपॉर्टेंट है लॉ, क्योंकि वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो वहां पर ऐसे स्टेटमेंट बना के देता है। यानी फोर्स जो पहली बॉडी दूसरी पे लगाएगी वो बराबर होगी दूसरी बॉडी के पहले पे लगाने के। और अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर यानी डायरेक्शन को कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आ जाएगा। ये है इन शॉर्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन वो दिखती नहीं है सर। नहीं, महसूस होगी फोर्स, फोर्स इक्वल अपोजिट हो तो हम लोग फोर्स वो कैसे कर लेते हैं, अभी बताता हूँ। माइनस कैसे, माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। दिस माइनस इंडिकेट्स डायरेक्शन। एक बार दोबारा समझाएंगे, चिंता ना करें। देखो, मैं अगर इस पेन के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो क्या मेरी फोर्स की डायरेक्शन अप है? सोच के देखिए, क्योंकि मैं अप फोर्स लगा रहा हूं तब ये रुक रही है। बदले में क्या पेन मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है वो डाउन फोर्स है? कैसे प्रूफ होगा? आप और सामान रखते जाओ, जैसे आप सामान रखते जाओगे हाथ मेरा भारी होता जाएगा, इसका मतलब मेरे हाथ पे नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा लग रही है। क्या एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये फोर्स बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और मेरा हाथ नीचे आ जाएगा? ये वो एग्जाम्पल हो गया जब आप कह रहे हैं कि अगर फोर्सेस बराबर है तो हम कैसे जो है चीजों को मूव कर पा रहे हैं। देखिए समझिएगा, अगले पेज पे चलते हैं। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। F12 और F21 आपस में बराबर हैं और डायरेक्शन दोनों की उल्टी है। अगर हम इसे सिंपल भाषा में देखें तो इसके हिसाब से तो कुछ भी मूव नहीं करना चाहिए, कुछ भी कैसा भी मूव नहीं करना चाहिए ना इसके हिसाब से तो। बट ये कंडीशन तब लागू होती है जब चीजें इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब चीजें जो है पूरे तरीके बैलेंस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बॉक्स को मूव कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसे मूव कर रहा हूँ और पूरे तरीके फोकस करें, मैं इस पे लगा रहा हूँ 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, जो जमीन पर फ्रिक्शन है वो मान लेते हैं 12 न्यूटन की। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये आगे की तरफ 88 न्यूटन फोर्स नेट लेगा अपने ऊपर? बाकी जो 12 न्यूटन है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर मैं 100 को 88 प्लस 12 में तोड़ता हूँ तो यहाँ पर तो लग गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट, ये वो कहानी। बची हुई जो 88 न्यूटन है ये हमारी हो गई नेट एक्सटर्नल फोर्स, और यही बराबर होगी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम के। और चेंज इन मोमेंटम की वजह से यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब आप समझे कहानी क्या है। इस पे 1 घंटा डिस्कशन हो सकता है। मैंने खुद अपने टीचर के साथ स्कूल टाइम में इस पे काफी डिस्कशंस करे, बिकॉज मुझे भी उस समय इतनी आसानी से नहीं समझ आता था। बट अब दोस्तों पता है मजबूरी क्या हो गई समय की। उस समय क्या होता था, पूरा साल होता था, 4-5 चैप्टर पढ़ने होते थे, दिलचस्पी भी थी, समय ही समय था। बट अब क्या है, मजबूरी है क्योंकि पेपर सर पे है, तो एक एक दो दो एग्जाम्पल देके हमें आगे बढ़ना पड़ता है, वरना इसमें बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन मैं आपके लिए बना सकता हूँ।
फोर्स किस एंगल से लगाया जाए जो फ्रिक्शन कम होगा, इसका कोई भी आंसर नहीं है। फोर्स आप किसी भी एंगल से लगाइए, फ्रिक्शन बराबर ही होगा। लेकिन शायद आप वो पुश और पुल कौन सा बेटर है उसकी बात कर रहे हैं। उस केस में पुलिंग इज बेटर, बिकॉज पुलिंग में एक जो फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं उसका एक कंपोनेंट जो है उसे उसके आर को बैलेंस करने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि F इज इक्वल टू म्यू आर होता है। आर कम होने से F कम हो जाता है। शायद आप उसकी बात कर रहे होंगे हिमांशु, बट अभी के लिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। खैर आगे चले चले दोस्तों। डायरेक्शन को डिनोट करता है, एरो किसको डिनोट करता है? ये जो सर पे इसके तीर बना हुआ है ये बस ये बताता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ ये बताता है, इसकी पहचान है ये। ठीक है, क्या आप मेरी बातें समझ पाए दोस्तों? चलो आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले डेफिनेशन लिखता हूं, व्हेन टू और more bodies act upon each other, their total momentum remains constant if no external force acts upon them। क्या ये कुछ नहीं बट सेकंड लॉ का ही टेढ़ा वर्जन है? जबरदस्ती का लॉ है ये। अगर ये कोई नहीं भी लिखता तो भी हमें सब समझ आ चुका है। अगर F एक्सटर्नल 0 है तो पहले का मोमेंटम बाद का मोमेंटम बराबर है, ये हमें ऑलरेडी पता है। आप इसे नोट करिए। लेकिन ये पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर यहाँ से इजी सवाल पूछता है लेकिन बहुत सारे पूछता है। मैं आपके लिए अगले पेज पे चलता हूँ। आप अब तक ये ऑब्जर्व कर पाए होंगे कि न्यूटन भाई की जो तीनों बातें हैं ना वो एक ही सिंगल बात है। सोच के देखिए। पहले लॉ में उन्होंने बोला कि अगर फोर्स नहीं लगेगी तो पहले की स्थिति बाद की स्थिति है। वही बात हमने सेकंड लॉ में समझी कि भाई ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये भी वही है कि अगर फोर्स नहीं लगेगी तो पहले की स्थिति बाद की स्थिति सेम है। और पहले लॉ में उन्होंने कहा था कि अगर फोर्स नहीं लगेगी तो ऐसा होगा। उसी का दूसरा वर्जन हो गया फोर्स लगेगी तो ऐसा ऐसा होगा। और उसी को हमने थर्ड लॉ के रूप में भी लिख के दे दिया, भी दोनों फोर्सेज आपस में बराबर होंगे। यानी तीनों बातें एक ही हैं बट उसको लिखने का तरीका अलग अलग है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो जी हाँ, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर मैं एक बॉडी बना देता, मान लेते हैं कि मैंने ऐसी कार बना दी। ठीक है, पॉइंट को समझने की कोशिश करता हूँ। और कार आगे की तरफ जा रही है, इसका मास है 10 किलो। अब पेन कॉपी छोड़ के 2 मिनट समझ लेना, इसके 2-3 एग्जांपल्स दूंगा। और ये आगे की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। अब एक और कार पीछे से आ रही है यहाँ से, इसका भी जो है मास 10 किलो है और ये भी आगे की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। इनकी जिंदगी में कभी भी टक्कर नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि दोनों सेम स्पीड पे चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में। तो मुझे इनकी टक्कर कराने के लिए पीछे वाली गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। मैंने उसे 15 मीटर पर सेकंड कर दिया। अब डेफिनेटली दे विल यू नो कोलाइड विद ईच अदर। तो अगर कोलिजन यहाँ पर हुआ है, मान लेते हैं ये कोलिजन से पहले का सीन है और ये कोलिजन के बाद का सीन है। कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है, अगर मुझे निकालना है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो मैं कहूंगा जी पहली गाड़ी का मोमेंटम निकाल लो, दूसरी का निकाल लो, टोटल कर लो, ये मेरा मोमेंटम आ गया। बताओ पहली का कितना होगा? 10 × 5। दूसरी का होगा 10 × 15। तो क्या मैं कह सकता हूँ 10 × 20 यानी 200 kg मीटर पर सेकंड इसका मोमेंटम आ गया। अगर इनकी टक्कर आपस में हो जाती है और पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी जो है ऐसे इकट्ठी हो जाती है और एक बड़ी सी गोलमाल वाली जो है कार बन जाती है, एक ही सिंगल ये बन जाती है, और मुझसे तो पूछते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो मैं कह सकता हूँ कि देखो दोस्तों, बाद का जो मोमेंटम है ना वो है इसका 10 किलो वजन था, इसका भी 10 किलो वजन था। तो टोटल मास इस पूरे सिस्टम का 20 किलो इंटू इसकी नेट वेलोसिटी के बराबर होगा इसका मोमेंटम। तो क्या दुनिया की हर शक्ति ये बात मानती है कि ये दोनों बातें बराबर है? क्योंकि एक्सटर्नली कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो इनके बीच हुआ। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि 200 इज इक्वल टू 20 इंटू वी, और वी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ आया? आप इसे अपने पास नोट कर लीजिए।
इसमें कई चीज़ें होती हैं कि अगर टक्कर ऐसे हुई, वैसे हुई तो क्या होगा? आप पूरी स्क्रीन जैसे है वैसे नोट कर सकते हैं। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और एक छोटी-सी चीज़ आप चाहें तो यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं, मोमेंटम, वो स्लाइड दिखा दूँगा, चिंता मत करो। बिफोर कोलिजन, अभी रिपीट करूँगा, चिंता ना करें, इज़ इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराव, टकराना, एक्सीडेंट, कॉन्टैक्ट, जो भी कहना चाहें। ये इम्पोर्टेंट है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है। कर लिया जी आपने नोट? तो मैं आगे चलूँ? ठीक है। अब दोस्तों, ये तो है आम ज़िंदगी, थोड़ा-सा इसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक आपने केस सुना होगा कई बार, मान लेते हैं मेरे पास एक पटाखा है, इस तरीके, अलग-अलग इलाकों में इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है, इस तरीके मान लेते हैं मेरे पास कोई पटाखा है। पहली बात तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये जो पटाखे होते हैं, इनके ऊपर जो है भगवानों के नाम नहीं होने चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दे यूज़ दैट, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पटाखे फूटने हैं आगे जाके, फिर भी कोई ऐसा बम है, मान लेते हैं इसका नाम सुतली बम है, इस तरीके, ठीक है? अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं। सुतली बम मान लेते हैं, कोई भी पटाखा मान लीजिए। अगर मैं इसमें यहाँ पर चिंगारी लगा देता हूँ, तो क्या कुछ समय के बाद ये फटेगा? मजबूरी है, ठीक है? कुछ समय के बाद इसका फटना तय है। अब आप मुझे बताइए, जो चिंगारी मैंने लगाई है, इसमें तो मैंने नाम मात्र की एनर्जी दी है, कोई ऐसी बहुत कंसिडरेबल अमाउंट तो एनर्जी नहीं दी। तो पटाखे के अंदर जो भी एनर्जी थी, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में थी? क्योंकि उसका इंटरनल कुछ क्षमता है कुछ करने की। तो जब मैंने वो आग लगा के पीछे हो गया, तो क्या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रही है अब आग लगाने के बाद का बताइए? नहीं लग रही। तो अगर मैं आपको इसके 2 हिस्से करता हूँ यहाँ पर, मान लेते हैं पहला हिस्सा तो यही है कि अब ये पटाखा जो है फूटा नहीं है, इधर। तो बिफोर एक्सप्लोजन आप मुझे बता सकते हैं इसका मोमेंटम कितना है? आप कहेंगे इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, जो कि है 0। नो मोमेंटम। क्यों? क्योंकि मास कितना भी हो, वेलोसिटी 0 है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आफ्टर कोलिजन भी इसका मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0। बट ये तो फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है जी? क्योंकि हम सबको पता है कि जब पटाखा फूटता है, तो वो तो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी लेके फूटता है। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन कि क्या गड़बड़ है? पटाखा तो इस तरीके फूटता है, क्या गड़बड़ हुई है? एक्सप्लोसिव वो तो इंटरनल है, डायरेक्शन। आप नोटिस करिए, भले ही सब चीजें इधर-उधर चली गई हैं, नेट मोमेंटम 0 है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अभी भी वही है। यानी दोस्तों ऐसे समझना, जितना इधर की तरफ कोई मास इंटू वेलोसिटी गया ना, एग्जैक्टली उतना ही इधर की तरफ भी जाएगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट देंगे। इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये लॉ है, इसी तरीके काम करता है। तो ये सही है कि नेट मोमेंटम 0 होगा। यानी जितना इधर की तरफ है ना, उतना ही इधर की तरफ होना मजबूरी है, तभी जाके वो बैलेंस होगा। ठीक है? सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट, ऑफ मास नो चेंज। बट पता है ऐसा प्रैक्टिकली क्यों नहीं होता? प्रैक्टिकली पटाखा हवा में नहीं होता, पटाखा ज़मीन पे होता है। तो ज़मीन पे होने की वजह से जो नीचे वाले ये जितने भी आइटम्स हैं, ये ज़मीन से टकरा के ऊपर की तरफ भागते हैं, बिकॉज़ नीचे जगह ही नहीं है। आप हाइपोथेटिकली पटाखे को हवा में एक पतले से धागे से बाँध दो, बिल्कुल दूर हो जाओ और उसमें आग लगा दो, वो इस तरीके फटेगा कि जितना ऊपर उतना नीचे, जितना दाएँ उतना बाएँ, वो उसकी मजबूरी है उस तरीके फटना। बट क्योंकि वो ज़मीन पे पड़ा है, तो उस वजह से ये प्रॉपर तरीके हमें नहीं दिख पाता, बिल्कुल जैसे रॉकेट। क्या आप बात को समझ पाए? कोई दिक्कत आपको? अब एक आध वो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसे।
अब एक आध वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो बंदूक और गोली वाला एग्जांपल है, बड़ा क्लासिक एग्जांपल रहता है, कोई पेपर के लिए बहुत बार आता है और उसकी वैल्यूज भी पूछी जाती है। रेलवे वाले बच्चे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। एसएससी में भी 2 से 3 बार ये सवाल बन चुका है। वो क्या है सवाल, पहले मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं एक ब्लॉक है मेरे पास वुड का, मैं बिल्कुल एसएससी का ही सवाल दे रहा हूँ। इसका मास m है, ये रेस्ट पर है, और इधर से मैंने गोली चलाई है जिसका जो मास है वो छोटा m है और जिसकी वेलोसिटी a है। ठीक है, अब ये तो हो गई बिफोर कोलिजन वाली कंडीशन। अब पेपर पूछेगा आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है सिस्टम की वो कितनी होगी आफ्टर कोलिजन। पटाखे से इसलिए फटती है क्योंकि एक मक्स जब भी गैसेस रिलीज होती है पटाखे से तो बहुत ही स्पीड में होती है वो, उस चक्कर में प्रेशर आता है और बाल्टी या जिस भी चीज में वो रखा है जैसे कांच की बोतल वगैरह वो फट जाती है। तो दोस्तों आफ्टर कोलिजन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो गोली है ये इसका हिस्सा बन गई, तो क्या इसका नेट मास m प्लस m नहीं हो जाएगा? और मैं मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ x है, तो क्या m प्लस m इंटू एक्स जो है यही मेरा मोमेंटम हो जाएगा जो कि m इंटू ए प्लस m इंटू जीरो के बराबर है। तो क्या x की वैल्यू छोटा m a अपॉन m प्लस m आ जाएगी? अब एसएससी ने क्या करा ना, रट्टू पोपट बच्चों के साथ दिमाग से खेला। उसने देखा कि रट्टू पोपट बच्चे को याद है कि ए का मतलब एक्सेलरेशन है, उसने वहीं पे उसे कंफ्यूज कर दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि ए कहाँ से आ गया, एम ए तो फोर्स होता है। वो ये बात भूल गया कि वो बस एक एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने वहाँ ए लिखा है, वो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के कुछ भी लिख सकते थे वहाँ पर। दिस एम ए इज नॉट फोर्स, दिस ए इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस ए इज जस्ट वेलोसिटी जो कि वेरिएबल ए से रिप्रेजेंट करी गई है। ये भी नोट कर लीजिए, आपका पेपर का ही सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ऐसे ही आया था स्टेटमेंट रूप में। थोड़ा रिपीट करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, पिछली स्लाइड नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया नोट, अब आप इसे नोट करिए। मैं पूरा सवाल रिपीट करूंगा, अभी बस आप इसे नोट कर लो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक और बार बताएंगे, आप इसे छाप लीजिए। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं बताऊं तो आपका पेन कॉपी आपके हाथ में ना हो। ये है बेटा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। हो गया जी, बिल्कुल रिपीट करेंगे। पहले आप इसे छाप लीजिए, पेन कॉपी छोड़िए भाई, तब आएगा आपको समझ। देखो, सबसे पहले ये पटाखा है, ये फटेगा। अबे फटेगा तो क्या करेगा जी, ये सब तरफ फैलेगा। ऐसे फैलेगा कि मान लेते हैं इसके अंदर जो वजन है उसका 10 ग्राम इस तरफ गया तो 10 ग्राम इधर की तरफ भी जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 12 ग्राम इधर गया तो 12 ग्राम भी इधर जाएगा। मान लेते हैं इधर गया 6 ग्राम, तो इधर गया मान लेते हैं 3 ग्राम। अब क्या होगा, इधर का मोमेंटम इधर के मोमेंटम के बराबर होगा। अब बम तो फट चुका है तो बम को बीच में से हटा देते हैं जी, बम हट चुका है, बस बम के चिथड़े बचे गए। अगर ये 10 ग्राम वाली आइटम इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से गई है तो ये भी इधर 2 मीटर पर सेकंड से जाएगी। अगर ये ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से गई है तो इधर भी 3 मीटर पर सेकंड से जाएगी। अब इधर अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से गई है तो ये 10 मीटर पर सेकंड से जाएगी। सोचिए, मोमेंटम बैलेंस करना है अपने को, मास नहीं। इससे क्या होगा दोस्तों, इधर वाला मोमेंटम इधर वाले मोमेंटम के बराबर है तो सेंटर ऑफ मास तो वही ना। आप ऐसा इमेजिन करो दोस्तों कि मान लेते हैं कि कोई ऐसी बॉडी है, डंबल है आपके पास जिम वाला, क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है? अगर मैं इसे दोनों लट्टुओं को यहाँ से हटा देता हूँ और इसे और लंबा कर देता हूँ डंबल को, तो भी तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा।
तो सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होगा, ये कंडीशन है। ये हो गया पटाखे वाला। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम अपने जो ब्लॉक वाला है सवाल है उस पे। अगर कोई बॉडी है जो ऐसे चल रही है, मान लेते हैं गोली है और इसका मास m और वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम दुनिया जानती है कि होगा mv। कोई एक दूसरी बॉडी है जो कि बैठी हुई है, नेस्ती फैला रही है, जिसका वेलोसिटी कुछ नहीं है, रेस्ट पर है, तो दुनिया जानती है इसका वेलोसिटी जीरो की वजह से मोमेंटम जीरो होगा। तो अगर मैं दोनों को एक साथ देखता हूं तो मैं कहूंगा तुम्हारे पास टोटल मोमेंटम mv है, क्योंकि बड़े वाले की वजह से कुछ भी नहीं है। अब जब इनका आपस में मिलना हो जाएगा तो एक मान लेते हैं एक नया कुछ बन गया जिसका मास क्या m प्लस m होगा। गोली उसके अंदर धस चुकी है। तो अब दोस्तों ये ना मोशन में आ जाएगा, मूव करने लगेगा। मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो मैं k मान लेता हूँ। तो क्या इसका जो मास टोटल है उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लिकेशन इसका मोमेंटम होगा। तो क्या ये दोनों बातें बराबर नहीं होंगी? बस इतना सही है। वेरिएबल मैं k ले लूं, x ले लूं, a ले लूं, कुछ भी ले लूं, एक ही बात है। मैंने जानकर a लिया था बिकॉज एसएससी ने a लिया था। मैं चाहता तो पहले v लेके समझाता, बट एसएससी ने क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करा था तो उसी वजह से मैंने भी a ही लिया था। कार की टायर ब्लास्ट होने पर बैलेंस क्यों चेंज होता है, अभी बताते हैं। पहले एक तरफ से चलते हैं ना, आप डाउट अपने क्वेश्चन टाइम में भेजिए। k इज फाइनल वेलोसिटी। समझा नहीं आप कौन सी चीज की बात कर रहे हैं प्रिंस? क्वेश्चन टाइम में भेजिए थोड़ा डिटेल में लिख के। क्या आपको ये समझ आ गया? थोड़ा एक सवाल अब मैं आपसे पूछूं इसका, फिर उसके बाद मैं आपके सवालों के आंसर दूंगा। चलो बताओ जरा। एक गोली है जी 100 ग्राम की, ये 1000 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चल रही है, और एक ब्लॉक है 10 किलो का, ये रेस्ट पर है। अब जब ये आपस में मिल जाएंगी तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम कितना होगा? देखो, तो पहले का मोमेंटम है 100, बाद का मोमेंटम है v वेलोसिटी इंटू 10.1, तो v है 100/10.1। समझ आ गया? 1000/101 या जैसा भी कहना चाहें, 9.99 शायद ऐसा कुछ बन जाएगा। ये 1% जो है इसका वो हटाएंगे, 99%, 99 आ जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? अब एक और कॉन्सेप्ट मान लेते हैं जी, आपके पास एक बंदूक है, ठीक है जी, इस तरीके। अब ये जो बंदूक है आपका मन है इसे चलाने का। इसके अंदर यहाँ पे गोली भी पड़ी हुई है, वैसे तो कई सारी गोलियां, बट एक गोली अभी के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ। जो आप फोर्स अपनी तरफ से देते हैं वो सिर्फ आप इस ट्रिगर को दबा के देते हैं ना, इस ट्रिगर को नीचे कर आपका काम खत्म। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो फोर्स ना के बराबर है। एक्चुअली फोर्स लगती है थोड़ी बहुत, अभी के लिए मान लेते हैं ना के बराबर है। तो अगर मैं उसे ना के बराबर मान लेता हूँ तो इनिशियल मोमेंटम, मान लेते हैं गोली का वजन छोटा m है और बंदूक का वजन बड़ा m है, तो क्या इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है? अब फाइनल 1000 कैसे आएगा? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर ना इसे ग्राम में लिखा था, ये 0.1 kg हो जाएगा। मोमेंटम को हमेशा kg मीटर पर सेकंड में निकालते हैं, इस वजह से वो उस तरीके का है, क्योंकि यहाँ पे किलो है तो इसे भी किलो में करना पड़ेगा। अब अगर गोली चल गई, मान लेते हैं ये वही बंदूक अपनी मैंने बना दी है इस तरीके, तो गोली आगे की तरफ गई है छोटे m के साथ, तो बंदूक को पीछे आना पड़ेगा ना। सोच के देखो, क्यों आना पड़ेगा पीछे? क्योंकि बंदूक का मास जो है कंसिडरेबल है, लेकिन सेंटर ऑफ मास वो वहीं पर पड़ा हुआ है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये है बंदूक प्लस गोली, पॉइंट को समझना। अगर इसका सेंटर ऑफ मास जो है मैं बना देता हूँ यहाँ पर, मान लें यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो फिजिक्स कहती है कि जैसे ही गोली आगे की तरफ आएगी, जैसे ही गोली आगे की तरफ आई तो बंदूक को पीछे होना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? अगर गोली यहाँ पर पहुंच गई है तो बंदूक को यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर गोली यहाँ पर पहुंच चुकी है तो बंदूक को यहाँ आना पड़ेगा। शायद आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि बंदूक धीरे पीछे जा रही है और गोली तेजी से आगे जा रही है। ऐसा इस वजह से हो रहा है दोस्तों, बिकॉज सेंटर ऑफ मास में मेन बंदूक का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये भारी है।
इसका वजन ज़्यादा है, तो इस वजह से धीरे-धीरे पीछे जा रही है। मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इसका मोमेंटम है, वही इसका मोमेंटम है। अगर इसकी वेलोसिटी 100 है और इसका वजन 0.1 है, तो इसका मोमेंटम हो गया हमारे पास 10। अगर बंदूक का वजन 1 किलो है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जाएगी और ये 100 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगी। दोनों इस तरीके मूव करेंगे कि आप जो है कभी भी चेक करेंगे, उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसी लाइन के ऊपर आएगा, उसी पॉइंट के ऊपर रहेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली तो बस आपको एक झटका लगता है, वो झटका इस वजह से लगता है क्योंकि जैसे ही बंदूक पीछे आती है, आप उसे आने नहीं देते, आप उसे अपने हाथ से रोकते हैं। इसी वजह से आपके हाथ पे वो झटका आपको महसूस होता है, क्योंकि वो जो मोमेंटम आया है ना दोस्तों, अब तो बस आप एक ऐसे इमेजिन करो, आपके पास एक चीज आ रही है जिसका मोमेंटम है 10 मीटर पर सेकंड, 10 केजी मीटर पर सेकंड। अब आपको इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आप फोर्स लगाएंगे। मान लेते हैं आपने जो है इसे बैलेंस कर दिया 0.1 सेकंड में। आपके हाथ में बंदूक थी, बंदूक पीछे आने लगी, आपने उसे नहीं आने दिया, इस पूरे काम में 0.1 सेकंड लगे और इसका मोमेंटम था 10 केजी मीटर पर सेकंड। तो क्या फोर्स के फॉर्मूले से इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम डिवाइड बाय 0.1 सेकंड टाइम, यानी आपने 100 न्यूटन की फोर्स लगा दी अपने हाथ से। ये है वो कॉन्सेप्ट्स जो फिजिक्स में लोगों को कंफ्यूज करते हैं, जो कि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। चीजें क्या है ना, दो तीन चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तो सेंटर ऑफ मास जो है वो वहीं पर रहेगा, पहली बात। दूसरे नंबर पे जो है वो दूसरे नंबर पे हम कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं मोमेंटम को बैलेंस करने की। तीसरे नंबर पे क्योंकि बंदूक एक्चुअल में हम रोक लेते हैं, उस पॉइंट पे हम फोर्स की भी बात कर रहे हैं। मिठुन एक बात बताओ, गन पाउडर के पास क्या कोई वेलोसिटी है? नहीं। तो गन पाउडर चाहे कोई केमिकल एक्स क्यों ना हो, उसके पास कोई मोमेंटम नहीं हो सकता। फॉर मोमेंटम द थिंग शुड हैव वेलोसिटी। मैं नहीं कह रहा, फिजिक्स कह रही है। आप एक हाथी को भी बंदूक के अंदर बैठा दोगे, उसका मोमेंटम भी जीरो है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी नहीं है। आप समझ पाए? पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है? तो मुझे आप एक सवाल करके दिखाएंगे, थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, और देखते हैं जी आप उसका आंसर दे पाते हैं या फिर नहीं। ठीक है? नहीं नैन्सी, अगर आप गन को नहीं पकड़ेंगे तो जितना दूर बुलेट जाएगी, उससे काफी कम दूर गन जाएगी। रीजन आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, और कितना उनका रेशियो होगा वो आप इजीली जज कर सकते हैं उनके मासेस के वजन के हिसाब से। अगर गन का जो वजन है नैन्सी, वो 100 गुना है बुलेट के वजन से, तो गन जो है 1/100 भी दूरी तय करेगी बुलेट के कंपैरिजन में। मैं नहीं कह रहा, फिजिक्स कह रही है। क्योंकि इसका मोमेंटम इक्वल है, तो दोनों के मासेस का जो रेशियो है वो दोनों के वेलोसिटी के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि जो मासेस का जो रेशियो है वो यहाँ पर है 10 का, तो यहाँ पर आप स्पीड का रेशियो भी देखेंगे 10 का ही है उल्टे में। ठीक है, हमें दोबारा बताते हैं। मैंने बस आपको एक बात बताई है कि जो मोमेंटम पहले, वो मोमेंटम बाद में। अगर पहले मोमेंटम 0 है, तो बाद का मोमेंटम भी 0 होगा। उसके लिए अगर एक चीज़ इधर जाएगी, तो दूसरी चीज़ को पीछे आना पड़ेगा। जो चीज़ हल्की होगी, वो तेज़ी से जाएगी, जो चीज़ भारी होगी, वो धीरे-धीरे जाएगी। यानी अगर मैं पत्थर फेंकता हूँ छत से 2, एक हल्का और एक भारी, हल्के पत्थर को पकड़ने के लिए मेरे हाथ पे कम जान लगेगी, भारी पत्थर को पकड़ने के लिए मेरे हाथ पे ज़्यादा जान लगेगी, बिकॉज़ हल्के पत्थर का मोमेंटम कम है, भारी पत्थर का मोमेंटम ज़्यादा है। तो भारी पत्थर का मोमेंटम ज़्यादा है, तो उसे बैलेंस करने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। हल्के पत्थर को बैलेंस करने के लिए मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी। समझ पाए? एक सवाल करके दिखाओ चलो। आज की क्लास थोड़ी ऐसी है, उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही हम ग्रेविटेशन शुरू कर देंगे ना, उसके बाद तो सीधा फॉर्मूलेबाजी, केपलर के लॉ, फिर ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सब बार-बार रिपीट होती रहेंगी, फिर सब आसान हो जाएगा। चलो, a bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass um, mm, kg, including mass of bullet. If the gun is traveling at 20 meter per second towards northwest, the bullet will travel at इतने speed in
या टुवर्ड्स डैश। पहले तो डायरेक्शन बता दो, अगर ये नॉर्थ वेस्ट जा रहा है तो बुलेट किधर जाएगी, ये तो अभी खत्म कर देते, साउथ ईस्ट जाएगी बैलेंस करने के, साउथ वेस्ट नहीं मैं सोचो। ठीक है, अब आपको बस वैल्यू निकालनी है, अब आप बैठ के आराम से वैल्यू निकालो। बीस हजार आ गया है। ट्वेंटी ट्वेंटी आया है। देख लेते हैं जी जरा, देखो इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो, ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो फाइनल मोमेंटम अगर जीरो है तो बंदूक प्लस गोली का मोमेंटम जीरो होगा। अगर बंदूक के मोमेंटम की बात करता हूँ तो उसका मास 10 रहेगा, क्योंकि ये जो है अपना 0.1 हट जाएगा। ठीक है, 10 इंटू इसकी वेलोसिटी वो दे रखी है सवाल में 20 इज इक्वल टू हो जाएगा, वजन है 10 ग्राम बटे 1000 हो गया, इंटू इसकी वेलोसिटी। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? इससे ये हट गया, 20,000 आना चाहिए। आप लोग पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कहीं मैंने भी हो सकता है गड़बड़ करी हो। 2020 ये सब क्या आ रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर, 10.1 kg इंक्लूडिंग मास ऑफ बुलेट है ना, बट बुलेट इज फायर्ड। नहीं समझ आया तो आपको उसी समय पूछना है स्वाति, जिससे कि आपकी गलती ना हो। आप सोचो ना, वो सवाल ही बनाया उस तरीके क्या है। सी, एक गन है जिसका मास है 10 किलो 10 ग्राम। क्योंकि गोली चल गई ना, गोली निकल गई, आप यही तो इतनी देर से कर रहे हो पिछले पेज पे, देखो ऑब्जर्व करो। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चीजें थी, आप ऐसे ऑब्जर्व करो, देखो बना के दिखाता हूँ। सवाल बनाने का पर्पस ही बस यही समझाना था आपको, ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है 0.01 ग्राम की बुलेट है, और पूरे सिस्टम का जो वजन है वो 10.01 है, यही तो मैंने कहा, इंक्लूडिंग द बुलेट मास। अब ये निकल गई यहाँ से तो ये पीछे जा रही है, तो जो बचा हुआ डब्बा है वो तो 10 किलो का ही होगा ना। नहीं नहीं, आपको नहीं लेना, बिकॉज आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड दिस पॉइंट इंक्लूडिंग मास ऑफ बुलेट। आपको समझ आ रही है मेरी बातें? एक और सवाल बनाऊं आपके लिए बढ़िया सा, एक आखिरी सवाल है इस कॉन्सेप्ट से, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ये जो सवाल है इसके आने के चांसेस पेपर में ना के बराबर है। थोड़ा हाई लेवल थॉट प्रोसेस बना रहा हूँ पेपर के लिए, शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अ पुलिसमैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 meters per second shoots a person with his gun। ठीक है, एक आदमी है जो 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और वो किसी को शूट करता है। अब यही सेम सवाल है। अब इसमें अपने को क्या करना है, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इनिशियल मोमेंटम जो है आपको दे रखा है समान का, बात को ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को बस समझ, इसमें न्यूमेरिकल बाजी की इतनी टेंशन नहीं लेनी। इनिशियली ये मेरी जेब में जो है पिस्तौल पड़ी हुई है जिसमें गोली भी है, और इसका जो मास है वो, इसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। अगर इसका पूरे का जो मास है वो इतना है तो इनिशियल मोमेंटम भी मेरे पास आ जाएगा इतना। क्या बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? अभी तक तो हम जीरो मान रहे थे सब कुछ। अब जब बाद में गोली चल जाएगी तो हमें फाइनल मोमेंटम देखना है। फाइनल मोमेंटम के लिए हम फाइनल मोमेंटम देखेंगे गन का, और फाइनल मोमेंटम देखेंगे बुलेट का। गन का मोमेंटम हमें सवाल में कुछ ना कुछ दे रखा था, मैं देख लेता हूँ क्या बना है। 10 किलो है और 20 मीटर पर सेकंड है। 10 किलो हो गया और 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पर मैंने गलती कर दी दोस्तों, वो गलती ये है कि यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि अब ये पीछे भागेगी ना गन। माइनस का मतलब समझे ना क्या होता है? माइनस का मतलब ये है कि डायरेक्शन उल्टी है, और बुलेट के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं अब क्या करूंगा, ये निकाल लूंगा सॉल्व करके। यानी ये हो जाएगा आपका 5 से करोगे 50.05, ये प्लस हो जाएगा इसमें 10 इंटू 20 200 डिवाइड में 0.01 इज इक्वल टू। अब v क्या पॉजिटिव आएगी? पॉजिटिव का मतलब दोस्तों ये है कि अगर ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली थी तो गोली इसी तरफ जा रही है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 50.05 250.05 हो गया, 250.05 और डेसिमल हटा दो तो 25,005। अब आप नोटिस करो, क्या बंदूक की गोली इससे तेज भागी है? वो क्यों तेज भागी है? क्योंकि वो जो इनिशियल मोमेंटम उसके पास था वो सारा भी उसी को मिल गया है। यानी अब गोली और तेज, भागते भागते आप पत्थर फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है। आप समझ पा रहे हैं? रटेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, समझेंगे तो शायद आ जाए।
अब एक एसएससी का क्लासिक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपने कभी नोटिस करा होगा कि क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो जब आप बॉल को कैच करते हैं तो आपका हाथ पीछे की तरफ जाता है, या फिर इसी को दूसरे तरीके फ्रेम करता हूँ कि जब आप बॉल को पकड़ते समय अपना हाथ पीछे कर लेते हैं तो आप आसानी से बॉल को पकड़ पाते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ यहाँ पे। आप क्या लो करते हैं टू टू लोअर द फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम या फिर टाइम? फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, टाइम भी लिख दो कोई। टाइम, वाह क्या बात है। वापस आ गया सवाल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सवाल। चलो मैं ही बता देता हूँ, देखो समझो क्या कहानी है। सवाल को पकड़ के देखते हैं। इम्पल्स काफी लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी उन्होंने अच्छे से पढ़ी है, उनका मानना है, बट उन्होंने नहीं पढ़ी है। इम्पल्स वाले टॉपिक में पढ़ाया गया, बट वहां पे लिखा टू लोअर द फोर्स। आप चेक करिएगा एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी की लाइनों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन। एनसीईआरटी को साइड करते हैं, कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। एक गेंद आ रही है जिसका वजन 1 किलो है और आ रही है दोस्तों 10 मीटर पर सेकेंड से। अब एक बालक है जो इसे कैच करता है और रोक देता है, हाथ में तो आगे रुक जाएगी। तो क्या वजन इसका अभी भी 1 किलो ही है, लेकिन इसका मास जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एसएससी ने इसे पूछा है। तो क्या दोस्तों जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी -10। माइनस का सिंपली मतलब ये है कि अगर ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान रहे थे तो इस डायरेक्शन में कम हुआ है, धीरे हो गई ना चीज। और अगर इस काम को करने में उस बालक को 2 सेकंड लगे थे तो टाइम जो हो गया वो 2 सेकंड हो गया। तो फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम -5 आ गई भाई, -10 बटे तो, यानी -5। माइनस का मतलब भी दोस्तों ये है कि अगर आप इसे प्लस मान रहे थे तो फोर्स मुझे इधर की तरफ से लगानी पड़ रही है। अब आपको माइनस का सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है ना, समय के साथ आती है कुछ चीजें। अब एग्जांपल्स हम ले रहे हैं तब आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा बच्चा है, ठीक है। दूसरे बच्चे के हाथ में भी यही गेंद 1 किलो वाली आने लगी, 10 मीटर पर सेकंड था। इसने जो है इसे और आराम से पकड़ा और इसने इसमें 4 सेकंड ले लिए। इसने भी 4 सेकंड के बाद 1 किलो और 0 मीटर पर सेकंड वाला केस बनाया। इसके लिए भी चेंज इन मोमेंटम वही 0 - 10 यानी -10 हुआ। टाइम इसने लिया दोस्तों 4 सेकंड। तो इसने जो फोर्स लगाई है वो लगाई है -10/4 यानी -2.5 न्यूटन। ये प्रो है और ये हमारा ब्रो है, यानी ये प्रोफेशनल है, इसे पता है कि हाथों की कम जान का इस्तेमाल करके बॉल को कैसे पकड़ना है। इसने क्या करा, अपने हाथ पीछे करके ही टुक द टाइम, जिससे कि इसके हाथों पे जान कम लगी। और ये जो है ये क्या कर रहा है, ऐसे हाथ लेके जा रहा है, ऐसे पकड़ेंगे ऐसे। और इसकी वजह से क्या होगा, इसके हाथ पे जोर से चोट लगेगी क्योंकि इसने सारा का सारा मोमेंटम 0 सेकंड में रोकने की कोशिश करी। समझ पा रहे? क्या आपको दोनों में फर्क समझ आया? तो आपके हिसाब से क्या चीज लो हुई है? प्रीति ने शायद टाइम लिखा था, टाइम तो हाई करा है ना। इम्पल्स तो चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम तो बराबर है। चेंज इन मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल सेम, फाइनल सेम, तो चेंज सेम। तो इसका आंसर फोर्स है। आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही है? इसी तरीके एक बढ़िया सवाल आपने देखा होगा क्रिकेट में, एक शॉट होता है, कड़ाकेदार शॉट। ये शॉट क्या होता है, खटाक से मार दिया बॉल को और बॉल जो है बाउंड्री पार कर जाती है, छक्का लग जाता है, यानी बॉल बड़ी स्पीड में जाती है। उसमें क्या कम करा जाता है? उसमें फोर्स को इंक्रीज पता कैसे करते हैं, टाइम को कम करके। लेट मी एक्सप्लेन। इनिशियल मोमेंटम जो था बल्ले पे आते हुए वो था, जो भी था अपने को नहीं पता। फाइनल मोमेंटम भी कुछ ना कुछ होगा। वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का समय कम करके ना, सेम फोर्स से आप कहेंगे या तो मोमेंटम बढ़ा सकते हो या फिर ज्यादा फोर्स लगा सकते हो। दोनों में से वो पर्सन टू पर्सन खिलाड़ी के तरीके पे डिपेंड करता है। यानी आपको सिंपली टाइम कम करना है, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मान लेते हैं मेरे हाथों में 10 न्यूटन की ही जान है, मेरी कलाइयां इससे ज्यादा जान नहीं लगा सकती, ठीक है। पॉइंट को समझो। और मुझे पता है मेरा मैक्सिमम है जो मैं दे सकता हूँ, इससे ज्यादा लगाऊंगा तो कलाई टूट जाएगी। तो अगर मुझे यहाँ पर ये जो आने वाला मोमेंटम है तो फिक्स है, अगर मैं जाने वाला बढ़ा दूं तो मेरा काम बन गया ना, वेलोसिटी ज्यादा मिल जाएगी, गोली माफिक जाएगी बॉल। मान लेते हैं आने वाला मोमेंटम जो था वो जितना भी था 10 मान लेते हैं। जाने वाले को बढ़ाने के लिए क्या मैं टाइम को कम कर दूं दोस्तों, या ज्यादा कर दूं? आपका दिमाग में थोड़ा सा घुमाता हूँ इसमें। कम कर दूं? अच्छा, तो ये कम तो इससे मल्टीप्लाई करके तो कम हो गया।
सो जाओ, सो जाओ। आप जो लिख रहे हैं आप खुद सहमत है उस बात से? अगर आप नहीं है तो मत लिखिए। हाँ, मैं फिजिक्स में बहुत फंसाता हूँ, जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें बात पता होगी, मैं ऐसे ही घुमाता हूँ, बहुत घुमाऊंगा आपको कोर्स में। कई जगह मैं आपको जान के हल्का सा गलत डायरेक्शन में ले जाऊंगा, फिर वेट करूंगा आपका आधा मिनट। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या कहानी है। अगर a इज इक्वल टू बी बटे सी होता है, अगर ये फिक्स होता है तो b इज प्रोपोर्शनल टू c है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सर कुछ समझ नहीं आ रहा, वेरी गुड। अगर मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, और अगर मैं ऊपर वाले को फिक्स कर देता हूँ तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c है, और अगर मैं a इज इक्वल टू बी बटे c में c को कांस्टेंट कर देता हूँ तो a इज प्रोपोर्शनल टू b है। अब आपको तीन अलग अलग केसेस से समझना है। पहला, आप कहते हैं कि मैं फोर्स को जो है कांस्टेंट मानता हूँ, फोर्स को जो है मैं कांस्टेंट मानता हूँ, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। अगर आप फोर्स को कांस्टेंट मानते हैं तो आपको ये ऊपर तो चेंज इन मोमेंटम है ना दोस्तों, याद है ना आपको मेरी बातें? अगर आप फोर्स को कांस्टेंट मानते हैं ना, तो आपको क्या करना होगा, टाइम को बढ़ाना होगा जिससे कि ऊपर वाली वैल्यू भी बढ़ जाए। सोचिए, यही होते हैं वो पुल शॉट्स जो अलग अलग बड़े बड़े खिलाड़ी मारते हैं। आपने देखा होगा ना, क्रिकेट में बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ, बट एक शॉट है, उसमें बैट को इस तरीके लगाया जाता है, उसमें टाइम दिया जाता है बॉल को। सचिन जी, जहां तक मुझे याद है, और भी बहुत सारे लोग हैं, सहवाग भी है, ऐसे शॉट मारते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ क्रिकेट, तो आई एम नॉट राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। काफी लोग वो शॉट मारते हैं, उसमें बैट को पीछे करा जाता है, काफी लेट हिट करा जाता है। वो जो एक्स्ट्रा 0.1 सेकंड है वही उस शॉट को बाउंड्री के पार लेके जाता है उस बॉल को। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? यानी ये पहला केस है। अगर हाथों में जान उतनी ही है तो दिमाग का इस्तेमाल करो, समय ज्यादा लो। सचिन और सहवाग दो महानतम खिलाड़ी हैं, लेकिन सचिन जी का जो तरीका है वो ड्राइव वाला ज्यादा तरीका है, ही यूज्ड टू वर्क ऑन द टाइमिंग। सहवाग भी वर्क करते हैं, मतलब कंपेयर करना ही दोनों में गलत है, बट स्टिल सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है टाइमिंग का। ठीक है। हाँ, विराट कोहली भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं देखता, तो पर्सनली नहीं लेना इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझना है बस। ठीक है। जो सेकंड नंबर पे लिखा है वो ये है कि मोमेंटम सेम है, यानी मैं चाहता हूं कि उसी स्पीड से बॉल पहुंचे बाउंड्री पे। ऐसा कोई क्रिकेटर चाहता नहीं, बट हम फिजिक्स से मान लेते हैं। जाता है कोई वहां बैठा है, सुनील शेट्टी जी बैठे हैं, राहुल जी जाते हैं कि एग्जैक्टली जो है उन्हीं की बालकनी में जाके बॉल गिरे। अब उसके लिए जो मोमेंटम का चेंज है वो बराबर होना चाहिए ना, उसमें जरा भी ऊंच नीच हुई तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में क्या करा जाएगा कि अगर वो किसी तरीके टाइम को कम कर देंगे तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, यानी ज्यादा फोर्स कम समय के लिए लगा दो, या फिर कम फोर्स ज्यादा समय के लिए लगा दो। समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? इसमें मोमेंटम का चेंज आपका कांस्टेंट है, तो ये कोई भी प्लेयर प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं करता है। क्यों ही कोई इतना दिमाग लगाएगा? सुनील शेट्टी के पास किसी को क्या पड़ी है ना भाई, अपने को क्या, पर्सनल मैटर हो जिसका जो, अपने को क्या। तीसरे केस को देखते हैं, ए इज इक्वल टू बी बटे सी। इसका मतलब ये है कि टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट तो सिंपल हो गया, जितनी ज्यादा जान लगाओगे उतनी जोर से बोल जाएगी। खत्म। समझ गए? तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए? यानी जो कैच करने वाला पर्सन है वो अपने हाथों पे जान ज्यादा ना लगे उसके लिए हाथ को पीछे करता है, जो बैट्समैन है उसे ज्यादा जान ना लगानी पड़े उसके लिए वो बैट को हल्का पीछे करके हिट करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? जब वो आगे बढ़ के शॉट मारता है ना तो बहुत बड़ा झटका आता है हाथ पे, इतना बड़ा झटका आता है कि रिप्ले में बैट घूमता हुआ दिखता है। आप कभी नोटिस करना, एक्चुअली शॉट मारने के बाद बैट कभी 90 डिग्री घूम जाता है, ग्लव्स से कितना भी जोर से पकड़ोगे, इट विल डेफिनेटली मूव अ बिट, मूव करेगा ही करेगा, क्योंकि आगे बढ़ के शॉट के लिए जान चाहिए। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्यों जान चाहिए? क्योंकि वहां पे टाइम कम है। यानी अगर टाइम कम हो गया तो भैया फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, तभी जाके जो है कुछ बढ़िया मोमेंटम आएगा गेंद में, अदरवाइज क्या होगा, कैच हो जाएगी। क्या आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया दोस्तों? अब कुछ चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है? 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको स्केलर और वेक्टर में फर्क पता है? एक ना बड़ा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा है, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आपको पता भी है कुछ। क्या आपको यूनिट्स के बारे में बेसिक आइडिया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं और ऐसा वैसा चलता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सब क्या है, मेगा और गीगा, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या आपको इसके बाद दोस्तों स्पीड वर्सेस वेलोसिटी पता है? ये सब मैंने पढ़ाया है, जस्ट वेरीफाइंग वेदर यू नो इट और नॉट। क्या आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है अच्छे से? क्या आपको फोर्स भी समझ आ गया है?
क्या आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? ये समझ आ गया कि सर्कुलर मोशन है तो वो एक्सेलरेटेड होगा, उसकी मजबूरी है। क्या आपको F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम ए ये बात समझ आ गई थी? ये फॉर्मूला है, बस याद करना है, डेरिवेशन में नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज पेपर पूछता नहीं है। क्या आपको इनर्शिया का सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकल मतलब समझ आ गया? रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। न्यूटन भाई की पहली बात आपको समझ आ गई कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो जो जैसा है वो वैसा रहेगा। दूसरी बात, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं है तो कुछ चेंज होगा, वो चेंज जो है प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। आपको फोर्स का मतलब समझ आ गया कि फोर्स एक न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 टाइम के बराबर होती है, बिकॉज टाइम सीजीएस है और न्यूटन जो है एम के एस या ऐसा यूनिट है। क्या आपको मोमेंटम समझ आ गया? मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, इसकी यूनिट केजी एम बाय एस होती है। न्यूटन भाई की सेकंड बात अगर आपको समझ आ गई है तो न्यूटन भाई की तीसरी बात भी समझ आ गई होगी। वो कहता है कि फोर्स दोनों आपस में बराबर होंगी और डायरेक्शन उन दोनों का उल्टा होगा, वो अलग अलग बॉडीज पे काम करेंगे। क्या आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ आ गया है, जो कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर और आफ्टर में बराबर होगा? क्या उसके एग्जांपल्स आपके पल्ले पड़ रहे हैं? क्या आपको दोस्तों वर्क समझ आ गया? वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। क्या आपको एनर्जी समझ आ गई? नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी में आपको काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गतिज ऊर्जा, ये कहती है कि जितनी मेरे पास वेलोसिटी है उसका स्क्वायर कर दो और मास से और आधे से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल भाषा में हाफ एम वी स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू है। पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल कुछ भी स्टोर कर रखा है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला mgh होता है, जितनी हाइट ज्यादा उतनी पोटेंशियल ज्यादा। क्या आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ आ गया? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। एनर्जी को आप बदल सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, बट आप उसे खत्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। पावर आपको समझ आ गया? एनर्जी अपॉन टाइम। पावर होता है दोस्तों आपका बेसिकली वॉट में डिनोट करा जाता है। 1000 वॉट जो है वो आपका होता है 1 किलोवाट के बराबर। 746 वॉट जो है वो 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। और पावर की जो यूनिट होती है वो होती है एनर्जी अपॉन टाइम के बराबर, दैट इज जूल पर सेकंड, यानी 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होता है। क्या साथ में आपको ये पता है 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 इंटू 3.6 जूल होता है? मैंने बस उल्टा लिखा उसे। क्या दोस्तों इसके बाद आपको ये पता है, एक और चीज मैंने आपको बताई थी, टॉर्क। क्या आपको टॉर्क का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस पता है? टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मैं जान के कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ दिमाग में प्रिंट करने के लिए। क्या आपको ये पता है टॉर्क, वर्क और एनर्जी की यूनिट बराबर है? मैंने कुछ भी रटवाया नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। मैंने आपको सब कुछ प्रूफ करके दिखाया स्क्रीन पर, जहां तक पॉसिबल है। उसके आगे कई जगह कंजूसी भी मैंने करी है, मैं मानता हूँ। इसके बाद आपको ये समझ आ गया कि टॉर्क की, वर्क की, एनर्जी की यूनिट्स भले ही बराबर है, बट एनर्जी एंड वर्क आर स्केलर, बट टॉर्क ऑन द अदर हैंड इज वेक्टर। पक्का? इसके बाद मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम समझाया, ये बताया कि जैसे टॉर्क रोटेशनल में और अपना जो है फोर्स लीनियर में होता है, ऐसे एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल में मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, जिसे हम आर क्रॉस एम भी लिखते हैं। और जो मोमेंटम नॉर्मल वाला करीब सा अपना अपने जैसा होता है, जो मिडिल क्लास, वो बेचारा एम भी है। अब आप मुझे बताइए, हमने करीब 3.5 क्लासेस लगा ली है, आपको लग रहा है कि आप सही जगह आए हैं, सही कोर्स में आए, आपने अपने जीवन के 7 घंटे मुझे दे दिए हैं, इतनी चीजें हमने पढ़ ली है। चलिए, ये सबसे मुश्किल पोर्शन था पूरी फिजिक्स का। क्यों? क्योंकि ये जिसे नहीं आया, क्या उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन समझ आएगा? नहीं आएगा। क्या उसे बायोएंसी समझ आएगी? नहीं आएगी। क्या उसे डेंसिटी वर्ड समझ आएगा? नहीं आएगा। अपथ्रस्ट नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज दिस वाज द बेस। ये बेस है और ये बनना बड़ा जरूरी होता है जीवन में। ये बन गया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आगे चलता हूँ कहानी को, इससे पहले हम जो है हाँ, सेशंस हो सकता है आपको सारे दोबारा देखने पड़े एक एक बार, बिकॉज मैं थोड़ा सा मुश्किल ही पढ़ाता हूँ जी, क्योंकि फिजिक्स है ही थोड़ी सी पेचीदा। कई बार मैं स्पीड में बोल जाता हूँ, बच्चों को नहीं समझ आता, बच्चे कमेंट कर देते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, बट दोबारा देखना नेवर हर्ट्स। 1 घंटा आपको देना है, डबल स्पीड पे, 1.5 की स्पीड में फटाफट से देख लेना, रिवाइज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ आगे, आपके दिमाग को आराम मिले वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए दोबारा वैल्यू याद करनी पड़ेगी अमलेश, वैल्यू के लिए तो बेटा थोड़ा एफर्ट लगता ही है। अब मैं आपको एक बढ़िया बात समझाता हूँ, मजेदार बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और बढ़िया बढ़िया ऐसे कुछ नहीं है, पढ़ना है, पेपर है तो सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना है, क्या ना पड़ता है, बढ़िया है। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन के बारे में। लंबा चैप्टर है और फिजिक्स में एक ऐसा चैप्टर है जहां से सवाल आना तय है। एक ग्रेविटेशन, एक साउंड, एक यूनिट्स,
यहाँ से सवाल आना तय है, आएगा ही आएगा, और सवाल ऐसा आएगा, गिने चुने 50 सवाल या 40 सवाल है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं में से आएगा। यानी ग्रेविटेशन पढ़ लिया तो मान के चलिए सारे सवाल ग्रेविटेशन के सॉल्व हो जाने चाहिए, पूरे चांस है। ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, आप नए पेज से हेडिंग डाल सकते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व आकर्षण, यानी आकर्षण शब्द से ही आप समझ जाओगे कि ये डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव ही फोर्स है। अट्रैक्टिव ही होगा नेचर में, कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता, हमेशा आकर्षित करता है, एकदम आपके जैसा है, ये एकदम जो है आकर्षित कर लेता है। अब ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले ये एक फोर्स है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करता हूं। द फोर्स with which any two bodies of the universe pull each other, यानी अट्रैक्ट ईच अदर। दुनिया में कोई सी भी दो बॉडीज है, कोई सी भी कैसी भी दो बॉडीज, अगर उनके पास मास है, ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, अगर इसके पास मास m1 है और इसके पास मास m2 है, इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों, वो है, मैं मान लेता हूँ d या r, जो लिखना चाहे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ये f जो है वो है बड़ा G m1 m2 डिवाइड बाय r, या फिर यहाँ पे d का स्क्वायर। अभी इसका और ऑपरेशन करते हैं अगले पेज पे। क्योंकि दोस्तों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ध्यान रखेंगे इसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी ही होगी। एक छोटा सा मैं आपको सवाल देता हूँ, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आराम से इसका विचार करेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर मैं आपको आज नहीं दूंगा, अगली क्लास में दूंगा, अगर आपको दिक्कत हुई तो। सवाल मेरा ये है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सामने की तरफ भी कोई डायरेक्शन वाला एलिमेंट होना चाहिए, जैसा हम सामने देख रहे हैं G/m/r² है, तो इधर अगर वेक्टर है तो हाउ कैन यू प्रूव दैट दिस थिंग इज वेक्टर। ये आपका एक छोटा सा सवाल है, ये होमवर्क है आपका। G इज वेक्टर, आर यू श्योर? ये आपका होमवर्क है, सोचिएगा इस बारे में, चेक करिएगा एक बार, मैं नोट कर लीजिए, कहीं करना है तो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। इक्वल तो समझा नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है बेटा कि जैसे हमने पढ़ा था ना F इज इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू एम ए में ए वेक्टर था तो F वेक्टर बना था ना, तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ तो वेक्टर होगा जिसकी वजह से ये फोर्स वेक्टर है, बिकॉज वी नो दैट एवरी फोर्स इज वेक्टर। मैंने बिल्कुल नहीं कहा जी तो वेक्टर होगा, डिड आई से दैट? क्या मैंने इस सवाल का भी कोई भी आंसर नहीं दिया? तो बस होमवर्क लेके जाइए, तुक्का मत मारिए। जीवन में याद रखिए, तुक्का मारना बड़ा हानिकारक होता है, ठीक है। मच्छर मारे, मक्खी मारे, तुक्का ना मारे, कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आप पूरे तरीके से समझ पाए। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझाता हूँ। एफ जो है, ये न्यूटन भाई की बातें हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो मैं अब आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पर, दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है जी, पॉइंट को समझना, वही वाली पूरी कहानी है, नहीं हमें सोचिए आराम से। F is proportional to m1 into m2, F is proportional to 1 upon d का स्क्वायर, तो F is proportional to m1 m2 upon d का स्क्वायर, and F is equal to G m1 m2 by d का स्क्वायर, where m1 is this body and m2 is this body. Distance d is between d distance is the distance between their centers of masses. सेंटर्स ऑफ मास कह सकते हैं, या सेंटर ऑफ मास क्या पड़ता है। पेपर ये देगा आपको, ध्यान से सुनना, पेपर इस डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल नहीं देगा, पेपर आपको स्टेटमेंट बना के देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला लिखेगा द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज, इनकरेक्ट हो गया, बात खत्म।
द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। दूसरे नंबर पे कहेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, गलत हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये ओवरऑल दोनों को कंबाइन करके बना। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल कर लिया जो कि है बड़ा जी। डायग्राम कुछ नहीं है, दो बॉडीज हैं जिनके बीच की दूरी d है। अब देखो अगर दो बड़ी बॉडीज है हेलसिंकी, तो हम पता नहीं d किसे मानेंगे, इसे भी d मान सकते हैं, इसे भी d मान सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, मान लो इसका मास सेंटर में है, इसका भी मास सेंटर पे है, तो वो सेंटर्स के बीच की दूरी है ये d। अब इस बड़े g की कोई वैल्यू भी होगी। अर्थ मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है कशिश। मैं आपको सैंक्फर्ड बताता हूँ, थोड़ा समय दीजिए मुझे, सब समझ आ जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सही जगह आए हैं आप, मैं फुल कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ। देखो दोस्तों समझो, क्योंकि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, वो सब सवाल मैं अपने स्कूल के टीचर को परेशान कर करके पूछ चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बड़ी पसंद थी शुरू से। तो ये सब क्लियर है, चिंता मत करो, सब समझा दूंगा। ये जो बड़ा जी है ना, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो बड़ा जी है इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू रट्टा मारना पड़ेगा, यूनिट नहीं। यूनिट कैसे निकालना है? दुनिया में जिस भी चीज की यूनिट निकालना है उसे अकेला कर दो, वो कितना ही रोए पछताए, उसे अकेला कर दो, बाकी सबको अलग बैठा दो, और जो बाकी सबकी यूनिट है वो वहां पे लिख दो। फोर्स की न्यूटन, ये आर या डी जो है वो दूरी है, तो ये मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मासेस है तो केजी स्क्वायर। ये आपकी यूनिट तैयार हो जाएगी। कभी भी किसी भी चीज की यूनिट निकालनी हो, उसे अकेला रख के बाकी सबको सामने फेंक दो। सब बताता हूँ कशिश, थोड़ा समय दीजिए। अर्थ का मास बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा पॉपुलेशन से, क्योंकि पॉपुलेशन हवा में से प्रकट नहीं हो रही, टोटल मास वही रहेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सब कुछ उतना ही है। पृथ्वी का मास नहीं बढ़ सकता बिकॉज जो लोग हैं वो मिट्टी में से ही बने हैं, मिट्टी में ही समाये हैं, यानी समझ गए ना, कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आ रहा भारत मतलब पृथ्वी पे। जी हाँ राधना, -11 तो बहुत कम लग रहा है। सब बताऊंगा भैया, सब बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखिए, समय को थोड़ा समय दे। पहली बात, जो आलोक का डाउट है, बहुत बच्चों का डाउट होता है। अगर कुछ कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन 0 होना अनिवार्य नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपने जहां पर भी सुना है गलत है, मैं साफ कह रहा हूँ। कोई चीज किसी का रेशो है तो उसका डायमेंशन 0 होना कंपलसरी नहीं है। रेशो अगर दो सेम चीजों का होगा तो ही उसका जो डायमेंशन है वो 0 हो सकता है। यानी ये कांस्टेंट है विद अ यूनिट, इतनी सी बात है बस। इट इज अ कांस्टेंट विद अ यूनिट। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि क्या पता न्यूटन को खोले तो ये कट जाए। नहीं, न्यूटन होता है दोस्तों केजी m बाय एस का स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू मीटर स्क्वायर आ गया बटे केजी स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं इसी को दूसरे रूप में लिखना चाहूँ इस वाले पोर्शन को, तो मैं लिख सकता हूँ केजी मीटर क्यूब बटे, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ केजी, एक केजी कट जाएगा ना, केजी और सेकंड का स्क्वायर। ये भी एक तरीका हो सकता है। यस सैंक्रोइड, सब समझाता हूँ। क्या आप समझ पा रहे हैं? न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ केजी m बाय एस, एक नीचे केजी है तो ऊपर वाला हट जाएगा, मीटर क्यूब सेकंड का स्क्वायर। आपने काफी अच्छा सोचा है अमित, बट एक्चुअली फोटॉन्स का मास नहीं होता। आपने बाकी काफी प्यारा कॉन्सेप्ट लगाया है, मैं बड़ा खुश हूँ आपके सोचने के तरीके से, बट फोटॉन्स के पास मास नहीं होता। चलें आगे। अब मैं कुछ समझाता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और ये कॉन्सेप्ट मुझे एले गैरे ने नहीं पढ़ाया, मैंने खुद न्यूटन से पढ़ा है, सच में। अरे विश्वास नहीं करते, मेरे फिजिक्स के टीचर का एक्चुअल नाम न्यूटन सर ही था, एक्चुअल। आधार कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ऐसे छोटा मोटा इंसान मत मानो, और मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ जोक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप मुझे ऐसे हल्के में ले रहे हो, बताओ मेरी फिजिक्स कैसे इतनी बढ़िया नहीं होगी? चलो अब इधर आ जाओ, मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पहली बात, जो आलोक का डाउट था, फोकस करें। आलोक का डाउट क्लियर हो गया। अगर कुछ कांस्टेंट है तो इट डज नॉट मीन कि उसके पास जो है वहां पर यूनिट नहीं होगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे नंबर पे जो आराधना ने लिखा था कि तो बड़ी छोटी सी वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई 1 किलो की चीज यहाँ और 1 किलो की चीज यहाँ पड़ी है और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो फोर्स की वैल्यू तो हो गई ना 6.67 इंटू 10⁻11 m1 m2 बनाया अपॉन मीटर स्क्वायर भी बनाया, इतने न्यूटन। अब अगर आप इसे पर्सपेक्टिव में लेते हो
तो 1 किलो जो आलू होता है ना, वो ज़मीन पर करीब 10 न्यूटन फ़ोर्स लगाता है। मास इनटू ग्रेविटी। तो ये तो बहुत ही कम हो गई यार, खत्म लेवल की फ़ोर्स हो गई ये तो। इसीलिए तो वो सामान अपने आप हमारे पास नहीं आ जाता। अदरवाइज़ आलू खरीदने क्यों जाते? आलू खुद आता घर पे। भाई अगर फ़ोर्स ज़्यादा है और वो अट्रैक्टिव है तो खुद ही आ जाते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। फिर मैं एफिल टावर देखने का प्लान क्यों मैं गोवा का प्लान क्यों करता बताओ? गोवा मुझे खुद ही बुला लेता। समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि ये फ़ोर्स बहुत कम है, इस वजह से आपको ये फ़ोर्स अपने आस-पास देखने को नहीं मिलती। बट ऑन द अदर हैंड, अगर 2 प्लैनेट्स हैं जिनका मास है 10 की पावर 25 केजी और दूसरे का है मान लेते हैं 10 की पावर 22 केजी, तो यहाँ पर ये फ़ोर्स बहुत ज़्यादा होगा। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 की पावर 3 है। यानी ग्रेविटी काम करती है सेलेस्टियल बॉडीज़ में, यानी बहुत बड़ी बॉडीज़ पे। समझ पा रहे हैं? पक्का? आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से समझ आ गया है। छोटी-छोटी चीज़ों पर ग्रेविटी लगती है बट कंसिडरेबल नहीं होती, सो वी कैन नॉट फील दैट। बट जो बड़ी-बड़ी बॉडीज़ होती है उन पे ग्रेविटी अच्छी खासी लगती है। तो जो पृथ्वी चाँद को अपने चारों तरफ घुमा रही है और सूरज पृथ्वी को अपने चारों तरफ घुमा रहा है, ये सब क्योंकि बहुत बड़ी बॉडीज़ हैं, इस वजह से वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंसिडरेबल है। लेकिन आप अपने चारों तरफ अपने छोटे भाई-बहन को भी नहीं घुमा पा रहे। उसका रीज़न यही है कि आपका और उसका मास बहुत कम है और उस वजह से जो है वहाँ पर वो काम नहीं बन रहा है। वो आपकी बेचारे नहीं सुनते। चलो, आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट से जुड़ी सारी बात क्लियर हो गई। अब किसी का कोई डाउट हो तो लिखो, क्योंकि उस समय बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कंटिन्यूअसली। किसी का कोई डाउट बच गया हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं देख लेता हूँ। जो अर्थ का मास बढ़ रहा है ये तो क्लियर कर दिया है, जी वाली बात भी हो गई। कांस्टेंट, हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। क्लास ओवर कहाँ से हो गई अभी? अभी तो चल रही है कुलदीप, मेरे दोस्त। देखो, जो बड़ा जी है ना, ध्यान रखना, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सही कह रहा हूँ ना मैं? हल्के में मत लेना इसको। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरे ब्रह्मांड में इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। इट इज अ कांस्टेंट। पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू एक ही है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समोसे में आलू रहे या ना रहे, इसकी वैल्यू सेम है। प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट्स करके। सूरज पे जाओ या चांद पे जाओ, ठीक है, कुछ भी कहीं भी आप इक्वेटर पे जाओ, पोल पे जाओ, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाओ, कहीं भी जाओ, ये फिक्स है। जुपिटर पे, सैटर्न पे, मेरे घर, अपने घर, ब्लैक होल के बारे में तो वैसे पता नहीं है, और जब नहीं पता तो कह ही सकते हैं। ये हर जगह फिक्स है और ब्लैक होल में भी फिक्स ही है, जहां तक जितनी इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक अभी अपने को पता है, ठीक है। इट इज फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज, इट विल नेवर चेंज। ध्यान रखना। दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ, उनके सिलेबस में भी यही बात लिखवाई गई है, बताना मत किसी को। मेरी एक बार बात हुई थी एलियन से, वो कह रहे थे हमारे यहाँ भी यही लिखवाई गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बढ़िया सा सिखाना चाहता हूँ, आपका दिमाग एकदम जो है उससे खुल जाएगा और भाग जाएगा। देखो समझो, अगर ये पृथ्वी है और अगर ये यहाँ पर चांद है, मून, तो क्या इनके बीच में भी यही फोर्सेस लगेंगे? अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि मैं दूरी इसे मानूं या इसे मानूं, किसे मानूं दूरी? तो क्या आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हम अर्थ को सेंटर पे मान लेंगे पूरा, ऐसे ही मून को भी, मून के भी सेंटर को मान लेंगे। और ये वाली जो हमारी दूरी है ना, इसे हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, डी या फिर आर, एक ही बात है। आर डज नॉट मीन द रेडियस, आर सिंपली मीन्स अ डिस्टेंस, ठीक है। कई बार ना आर लिख के देता है, कई बार डी लिख के देता है, इसलिए मैं दोनों आपको बता रहा हूँ। अगर इसका मास हो गया मास ऑफ मून, इसका मास है मास ऑफ अर्थ, तो जो फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में वो लगेगी जी एम 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 ई बाय आर का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों? अब इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमने जो भी एक्सपेरिमेंट बाजी करी है सब पृथ्वी पे रह के करी है। तो हमने ये देखा कि अगर एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान लेते हैं, अभी के लिए हम ये नहीं मान रहे कि पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है, हम बस एक बॉल मान के चल रहे हैं, और एक इंसान यहाँ पे मुंह बनाए खड़ा है, मान लेते हैं। पर अरे मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, पता नहीं किसने मुझे कहा था ये पेपर की तैयारी कर ली, ये तो हो ही जाएगा, मैं तो इसके बाद यूपीएससी सोच रहा था, पहले यही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, इतने में तो मैं यूपीएससी कर लेता। अब ये रोता रहेगा, इसकी बातों को छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इसका मास जो है वो है मास ऑफ बॉडी,
इसका मास जो है मास ऑफ अर्थ है, तो क्या दोस्तों इनके बीच की जो दूरी है वो अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही हुई? क्योंकि उसकी हाइट बेचारे की क्या है, बहुत गया तो 5 11 6 बताएगा, और क्या कर लेगा, वो 5 10 से 6 बता देगा, इससे ज्यादा बेचारे की क्या पहुंच है, 2 मीटर। और पृथ्वी का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर, तो वैसे भी हम उसकी हाइट को जीरो ही मान लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की कैलकुलेशन करता हूँ, तो फोर्स जो लगेगी वो होगी जी मास ऑफ बॉडी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। लेकिन हमें पता है ये वो फोर्स है जिससे उस बॉडी को पृथ्वी अपनी तरफ, और वो बॉडी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रही है। लाइक दिस इज द फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टिंग द अर्थ एंड द अर्थ इज अट्रैक्टिंग द बॉडी। तो जब तराजू पे ये खड़ा होगा, मान लेते हैं यहाँ पर एक मैं ऐसे इसके पैरों में तराजू बना देता हूँ यहाँ पर, तो तराजू के ऊपर यही वाली रीडिंग तो आएगी निकल के, कि भाई जितनी जान से पृथ्वी से अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन हम तो इसे सिंपल भाषा में एम जी कह देते हैं। हम इसी फोर्स को तो कहते हैं कि वेट है ये उस पर्सनैलिटी का। इसमें मास कौन सा काउंट होता है? मास ऑफ बॉडी ही तो काउंट होगा ना, आपका अलग मेरा अलग। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं मास ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी मास ऑफ बॉडी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो मास ऑफ बॉडी तो कट गया, और छोटे जी की वैल्यू आ गई बड़ा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। नोट करना चाहे कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है इस क्लास का, चिंता ना करें, ये बता के फिर आपको मैं फ्री कर दूंगा। एमजी वाला रिपीट। कशिश आप एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जब हम अपने वजन की बात करते हैं तो हम यही तो कहते हैं ना, हमारा वजन वो है जिससे पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो उसको हम सिंपल भाषा में मास इनटू ग्रेविटी लिखते हैं। अभी और डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले आप इसे नोट करो, अगले पेज पर और डिटेल में चलते हैं। चलें जी आगे। देखो दोस्तों, अगर कोई आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना, मान लेते हैं पृथ्वी है और आप जो है यहाँ पर हैं इस तरीके, क्या आपको जो फोर्स महसूस हो रही है नीचे की तरफ, क्या वो F इज इक्वल टू जी आपकी बॉडी पृथ्वी आपकी बॉडी का मास पृथ्वी का मास रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है। मैं मान लेता हूँ आप बस पृथ्वी से 1 सेंटीमीटर ऊपर है या 1 मीटर ऊपर है, ना के बराबर दूरी पर है। तो न्यूटन भाई ने आपको बताया था ना कि जो फोर्स होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। तो न्यूटन भाई की वो पिछले चैप्टर वाली बात से हमने कहा ये है, और इस चैप्टर वाली बात से हमने कहा ये है। हमने कहा भी एक ही बात बताओ, तो इन्होंने कहा दोनों को इक्वल कर दो। आप समझ पाए? तो ये कट गया, मास ऑफ बॉडी था ये दो। तो इन्होंने कहा ये जो एक्सेलरेशन है जिससे पृथ्वी आपको अपनी तरफ खींच रही है, मैंने बस जी को पीछे लिखा है यहाँ पर, तो ये है। मैंने कहा क्यों है ये ऐसा? तो इन्होंने कहा ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने कहा सीधा कह दो कि दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने कहा भाई इसे ए से मत लिखो, इसे ना जी से लिखो, इसे छोटे जी से डिनोट करो। अब आपको समझ आया सबको? अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेडिंग आप डाल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन by which a body ऐसा लिखिए, एक्सेलरेशन और फैंसी करते हैं, प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो हम कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ अर्थ के, फॉर्मूला आपके नोट्स में ऑलरेडी है। ये प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के। जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ बटे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब इन लोगों ने क्या कर रखा है, बड़ी मेहनत करके रेडियस ऑफ अर्थ भी निकाला हुआ है, मास ऑफ अर्थ भी निकाला हुआ है, और इस बड़े जी की वैल्यू भी निकाली है। तो सबकी वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो जी की वैल्यू निकल के आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम सिंपल भाषा में कह देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अभी लेकिन इसमें कुछ मसले हैं, वो आपको अगले पेज पे बताता हूँ। ठीक है जी, नोट कर लिया। ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर बात करूं, ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। यानी जी जो है मून पे वो बराबर होता है 1/6 जी ऑफ, यानी जी ऑफ मून जो है वो होगा 9.8 डिवाइड बाय 6, यानी 4.9 डिवाइड बाय 3, यानी ये 1.6 के आसपास कुछ आ जाएगा। बाकी आपकी कैलकुलेशन उससे तेज होगी, आप निकाल लेना, 1.63 ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा। अब ये कैसे आया होगा, इन्होंने क्या करा होगा, जी ऑन मून निकालने के लिए, बड़ा जी तो इन्हें पता ही था, मास ऑफ मून भी इन्हें पता है, रेडियस ऑफ मून भी इन्हें पता है, इसकी वैल्यू में डाल दिया होगा, कोई वैल्यू आ गई होगी, इन्होंने रिलेशन बना के ऑब्जर्व कर लिया कि 1/6 है। अब इन्होंने कैसे, अपने को क्या है, कैसे भी इन्होंने मास निकाला, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने पास और बथेरी टेंशन है, विश्वास कर लेते हैं इन साइंटिस्ट लोगों पे, कोई बात नहीं। नहीं हेलसिंकी, 60 किलो का आदमी 60 किलो का होगा मून पे, सच में। मैं नहीं फंसता ऐसे सवालों में। चलें आगे। 2019-20 से तो मैं ये सवाल करा रहा हूँ एसएससी कैटेगरी को, ये 60 और 10 वाला ही। चलें आगे। सीपीओ का सवाल है वैसे, फॉर योर रेफरेंस ये वाला। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझाना चाहता हूँ, देखो ध्यान से समझना। हेलसिंकी वाले कमेंट से ही एक चीज उठाते हैं, जब भी हम दोस्तों किस चीज को किलो में देखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये उसका मास है, और जब भी हम किसी चीज को न्यूटन में देखते हैं तो हम कहते हैं ये उसका वेट है। और वेट का जो फॉर्मूला होता है उसमें आता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अगर ग्रेविटी में बदल दूं तो वेट बदल जाएगा, बट मास में नहीं बदल सकता। यानी मास सब जगह सेम रहेगा, चाहे वो मून हो, अर्थ हो, आपका घर हो, आपके रिश्तेदार का घर हो, किसी का भी घर हो, मास विल बी कांस्टेंट, but weight will change. Why? Because there might be a change in acceleration due to gravity. Let me explain a bit. मास कभी चेंज नहीं होगा, सही कह रहे हैं आप। घर वालों को भी समझाइए ये बात कि अरे क्यों कह रहे हो कि थोड़ा वॉक कर ले, कभी चेंज नहीं हो सकता मास हमारा। चलो अब समझते हैं। पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती है, एक्चुअली इतनी भी चौड़ी नहीं है, बट स्टिल हम मान सकते हैं कि ऐसी है। तो पृथ्वी में जब ये वाली दूरी हम देखते हैं ना, ये दूरी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये वाली दूरी के। जब हमने कैलकुलेशन करी थी तो हमने देखा था कि वो आर तो कांस्टेंट है, बट एक्चुअली ये आर भी बदलता रहता है। यानी ये इक्वेटोरियल रेडियस जो है, इक्वेटोरियल रेडियस इज मोर देन पोलर रेडियस। इक्वेटोरियल पोलर का मतलब ये हो गया, एक ऐसा सर्कल में इमेजिन करूं जो कि पोल्स पे बना हुआ हो, इसका रेडियस कम होगा इसके रेडियस के, क्योंकि ये बीच में से चौड़ी है, बल्ज आउट हो रखी है। क्यों हो रखी है उसके बारे में भी बात कर ली है। तो अगर मैं दोस्तों फॉर्मूले बाजी पे खेलता हूँ, तो जी का फॉर्मूला आपको पता है, होता है जी एम बाय आर का स्क्वायर। तो दोनों ही केस में ग्रेविटी तो ये जो यूजीसी है ये सेम है, मास ऑफ अर्थ भी सेम है, लेकिन आर क्योंकि इक्वेटर पे बड़ा है तो जी छोटा होगा। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर विल बी लेस बिकॉज रेडियस इज मोर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट द पोल्स, इक्वेटर पे कम होता है। आपने नोटिस करा हो तो मैंने ये नहीं लिखा कि इक्वेटर पे लीस्ट होता है, बिकॉज लीस्ट तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे होता है, 0। अभी आपको समझाएंगे वो बात। नोट करिए जी। हम मैक्सिमम भी कह सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। मैं वेट कर रहा था कोई कह दे तो अच्छा रहेगा, मैक्सिमम। अगर सर इक्वेटर से गोल्ड तोलकर प्रॉफिट पर बेचे, हाँ थ्योरेटिकली यस, इक्वेटर पर गोल्ड को तोलकर
इक्वेटर पे तो उसका मास ही नहीं आएगा। मतलब हाइपोथेटिकल सवाल का हाइपोथेटिकल आंसर यस। अच्छा सोचा है आपने, ऐसे सोचा करिए। भले ही इसका डायरेक्ट पेपर में कोई नंबर नहीं मिलते, बट सोच बढ़िया होती है इससे। चलिए आगे दोस्तों, थोड़ा सा और कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब एक और इशू होता है कि इक्वेटर पे ये ग्रेविटी कम क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी ना गोल गोल घूमती है। मैं अभी के लिए उसे सीधा बना रहा हूँ, ऐसे नहीं घूमती एक्चुअली, टेढ़ी घूमती है। अभी के लिए मैं सीधा बना रहा हूँ, ऐसे घूमती है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जितना ज्यादा ये रेडियस होगा ये वाला, क्या उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा बाहर की तरफ? क्यों लगेगा? एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। आज इसका इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। ये ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। समझाऊंगा अच्छे से, चिंता मत करो। और v होता है लीनियर वेलोसिटी। आप सभी लोग, अगर आपके घर में जिस जगह पे आप बैठे हैं वहाँ पंखा लगा है तो, और वो चल रहा है तो उसे देखिए, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे, मैं भी देख लेता हूँ, मेरे पास भी लगा हुआ है, तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो आपको देख पाएंगे आप इजीली। अगर मैं ऐसा पंखा एक बना देता हूँ, तो ये वाला पॉइंट आपको एक्चुअली दिखेगा धीरे धीरे घूमता, मतलब इतना भी धीरे नहीं घूमता, बट हाँ ऑब्जर्व हो जाएगा कि वो घूम रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो बाहर वाला पोर्शन है, इसमें आपको ये वाला पोर्शन बेयरली ही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी हुआ कि एक सेकंड में वो कितना डिग्री चलती है। अब पंखे में आप मुझे एक बात बताओ, यही पंखा घूम के यहाँ पर, यही जो ब्लेड है घूम के यहाँ पर आ गया, जितना एंगल इस पॉइंट ने कवर करा है, क्या अगले वाले ने भी इतना ही करा है, उससे अगले ने भी इतना? एंगल वाइज तो सब सेम ही चल रहे थे। फिर गड़बड़ कहाँ पर हुई? गड़बड़ हुई इस दूरी पे। जो जितना दूर था ना, उसे उतना जल्दी 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 चक्कर मारना। सोच के देखो भाई, ये चक्कर कितनी धीरे से लगा, ऑन दी अदर हैंड ये चक्कर धीरे है, ये कितना तेज है, तभी मैं वापस आ पाऊंगा, है ना? समझ पा रहे हैं आप कॉन्सेप्ट को? तो क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस इसका ज्यादा है, ये एक्सिस अंदर वाली है, ध्यान रखना। अंदर वाली एक्सिस से ये वाली जो दूरी है, इसकी बात हो रही है, इसकी, ये ज्यादा है। तो 24 घंटे में इसे फटाफट से भागना पड़ेगा, तभी ये वापस आ पाएगा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो यहाँ पे फोर्स बाहर की तरफ लग रही है वो ज्यादा है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? चाहे तो आप इस फॉर्मूला को नोट करें, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, क्लास भी थोड़ी ऊपर हो गई है, बट इसे समझाऊंगा उसके बाद ही आपको फ्री करूंगा मैं। ये रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। आप बस ये बताओ, ये पृथ्वी है, ऐसे गोल गोल घूम रही है, ठीक है? आप यहाँ पर हो और मैं यहाँ पर हूँ। एक दिन के बाद मुझे इतना चक्कर मार के वापस आना है ना। आप इक्वेटर पे, आपको देखो कितना बड़ा चक्कर मार के आना है, तो क्या आपको तेजी से नहीं भागना होगा? आपको बड़ा चक्कर मार के आना है। और अगर कोई मान लो बिल्कुल ही ऊपर की तरफ है, तो उसे तो बिल्कुल जरा सा चक्कर मारता है। तो इसका मतलब यहाँ की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी ना। तो सोचो इस पॉइंट पे जो बाहर की तरफ धक्का लगेगा वो भी तो ज्यादा होगा। सेंट्रीपेटल फोर्स, जो हमने कई बार बात करी है इस बारे में। इस वजह से इक्वेटर पे ये भी इशू आता है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो आपको बाहर की तरफ धक्का ज्यादा लगता है। अब सोच के देखिए ये बात, आप यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पर हूँ, हम दोनों पे ही बाहर की तरफ धक्का लगेगा ना एक एक, बट आप पे ज्यादा लगेगा। ये रोटेशन की वजह से धक्का है। और ग्रेविटी हम पे अंदर की तरफ लगेगी बराबर। एक्चुअली ग्रेविटी को इस धक्के से ज्यादा ही होना पड़ेगा, तभी हम रुक पाएंगे। तो इन एरोस को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब आप समझ पा रहे हैं, ये एरो थोड़े छोटे कर दिए मैंने। तो मेरा जो नेट यहाँ पर वजन आएगा, मेरा जो नेट ग्रेविटी आएगी वो कम आएगी, क्योंकि मुझे बाहर की तरफ धक्का लग रहा है। आप सोच के देखो, पृथ्वी को कोई और तेजी से घुमाना चालू कर दे, और तेजी से, तो ये वाला एरो बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट आएगा हमसे मुड़ जाएंगे। यानी जैसे जैसे पृथ्वी तेजी से घूमने लगेगी, हम सबका वजन और कम होता जाएगा, और पृथ्वी जिससे रुक गई, हमारा वजन और बढ़ जाएगा, बिकॉज हम सब पे जो ये वाला काम लग रहा है ये खत्म हो जाएगा। और उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट आपको इक्वेटर पे और मिनिमम इम्पैक्ट आपको पोल्स पे देखने को मिलेगा, बिकॉज पोल्स पे ये एरो की कोई वैल्यू होगी ही नहीं। ठीक है, अब मैं इसे पेपर ओरिएंटेड रूप में बता देता हूँ। वाई ये नोट करना है आपने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एट इक्वेटर ड्यू टू shape of earth, radius equatorial is greater than radius pole, spin of earth। पृथ्वी घूम रही है उस वजह से भी।
क्या आपको ये बात समझ आई? यहाँ पर ये क्लास कंक्लूड करते हैं। एक पोर्शन आपका बच गया है, वो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊँगा। वो पढ़ सकता है श्रेया, थ्योरेटिकली पढ़ सकता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है कि अगर आप अभी के लिए श्रेया हम मान के चलते हैं पृथ्वी की डेंसिटी ओवरऑल बराबर है। यानी ऑन एन एवरेज जितने लोग इक्वेटर पे है, उतने लोग पोल पे है और सब कुछ बराबर मानते हैं, बट प्रैक्टिकली हर चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। अब एक पोर्शन आपका बच गया सेंटर ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी 0 क्यों होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि आपके फ़ॉर्मूले से तो हमें ये लग रहा है कि रेडियस कम होने पे ग्रेविटी बढ़ेगी। तो अर्थ के सेंटर पे तो रेडियस 0 होता है। तो ये ग्रेविटी इनफाइनाइट क्यों नहीं है? क्योंकि मास चेंज होता है। ये सब मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊँगा। और मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। आप सभी का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर। गुड बाय। थैंक यू। 7 बजे एक स्पेशल क्लास है, उसके अलावा आज कोई क्लास नहीं है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अब मैं आपके डाउट्स देख रहा हूँ, जो जानना चाहे जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। आज सिर्फ संडे है तो आज भी मैंने क्लास रखी है। मतलब संडे को भी मतलब सिर्फ संडे है तो मैंने 2-3 ही क्लासेस रखी है, ऐसा मान सकते हैं। वैसे तो नहीं रखता हूँ मैं क्लास, बट कोई बात नहीं, आज रखी है। जी हाँ, आज 7 बजे क्लास है। इनको अभी के लिए तो यही कोर्सेज़ चलेंगे। एक प्रैक्टिस, एक थ्योरी कोर्स मैं और प्लान कर रहा हूँ। जैसे ही वो फाइनलाइज़ होता है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। वैभव, आपका सवाल मैं नहीं समझा हूँ। Horse cannot pull a cart and run into space because to pull a cart it has to exert some force, जिसे आप रिएक्शन फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये हॉर्स है कोई, टाइम बचाते हैं, थोड़ा जल्दी बनाते हैं इसे, ठीक है, कुछ ऐसा मान लेते हैं इसे। तो इसे आगे चलने के लिए पीछे धक्का लगाना पड़ेगा, तभी ये आगे भागेगा ना। अब जब एम्प्टी स्पेस है तो जमीन पे कुछ है ही नहीं धक्का मारने के लिए, तो आप किसे धक्का मारेंगे? डाउट सेक्शन अभी के लिए बंद करा है मैंने। हाँ, इसी तरीके के सवाल जो हैं। अच्छा, इसमें फोर्स पूछ लिया, एक ही बात है। हो सकता है वैभव आपको और भी कोई डाउट हो, देख लेता हूँ मैं। और तो कोई डाउट नहीं है। रॉबिन, अभी आपका डाउट भी मैं लेता हूँ। पहले इस सेशन से जुड़े जो डाउट है वो ले रहा हूँ। जो मास है, एम तो मास, सर ये एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं एम से, तो कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे को मन है, ये कैपिटल एम ही है यहाँ पर दोनों जगह। तो ये एम का स्क्वायर डिवाइड बाय एम हो जाएगा। अब मुझे पता है ये जो फॉर्मूला है, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं एम वी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी ये मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका इस फॉर्मूले के रूप में आ जाएगा। ये तो सिंपल ही है, इसको डाउट हो आप पूछ लेना प्रिया। एम तो मास है, तो एम वी मोमेंटम कैसे होगा? देखो, फाइनल मोमेंटम का मतलब मान लेते हैं 3 बजे से लेकर मैं 4 बजे की बात कर रहा हूँ। फाइनल का मतलब जो 4 बजे हुआ, 4 बजे मेरी गाड़ी का मास m था, मेरी गाड़ी की वेलोसिटी v थी, तो ये मेरा फाइनल मोमेंटम हो गया। इनिशियल मतलब जहाँ से बातचीत हमारी शुरू हुई थी 3 बजे से, 3 बजे मेरी गाड़ी का मास m ही था, वेलोसिटी u थी, तो ये मेरा इनिशियल मोमेंटम हो गया। पीछे इसलिए करता है रोहित, जिससे उसे समय ज़्यादा मिल जाए। देखो, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि मोमेंटम चेंज में वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मान लेते हैं पहले उसकी जो बॉल है उसका वेलोसिटी 10 था, मास 1 था, तो पहले का ये है। बाद में वजन 1 रहेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो डिफरेंस तो अपना वही 10 निकल के आएगा। अब वो क्या कर सकता है, टाइम को बढ़ा सकता है, जिससे उसे फोर्स कम लगानी पड़े। मान लेते हैं पहले ऊपर वैल्यू आ गई 10, अब नीचे अगर वो 1 सेकंड में करेगा तो फोर्स उसे 10 लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर उसने इसे 0.1 सेकंड में करा तो उसे फोर्स 100 लगानी पड़ेगी। तो वो इसे क्या करता है, 2 सेकंड पे मान लेते हैं करता है, तो फोर्स उसे 5 लगानी पड़ेगी। उस फोर्स कम लगानी पड़े, जान कम लगानी पड़े हाथ से, उसके लिए वो ऐसा काम करता है।
वेलोसिटी टू मास फाइट है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है छोटी-सी, पता है क्या? वो दिक्कत ये है कि मास कांस्टेंट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी अच्छा आपको मास 5 गुना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे सोच सकते हो, ऐसे बिल्कुल सोचा जा सकता है, सही सोच रहे हैं आप। अगर क्वेश्चन में मोमेंटम दूँगा तो आपको उस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। अर्पिता, मैं वैसे तो देखिए स्पेशल मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाकी मैं प्लान कर लेता हूँ इस बारे में अगर कुछ हो पाता है तो। ये प्रिया जो आपने हिस्ट्री वाले टॉपिक्स भेजे मैंने वहाँ नोट कर लिए थे। मैं आई विल ट्राई टू प्लान अकॉर्डिंगली। सही जा रहे हो साइंस प्रैक्टिस करते रहो बस, और ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो और जो कमियाँ हैं इस पे काम करो। एवरेज को देख के खुश नहीं होना है, 16 को देख के दुखी होना है कि भाई 16 क्यों आए। यहाँ पर थोड़ा काम करो आप, रीजनिंग में भी 1-2 सवाल और सही करोगे तो और अच्छा रहेगा। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, आप देखो कुछ भी क्लियर नहीं है। आप मुझे 29th वाली क्लास में से भेजो, ठीक है? ये समझ नहीं आ रहा। क्या आप इस समय क्लास में हैं रॉबिन? आपने मुझे रेज़ अ हैंड का याद नहीं दिलाया, रेज़ अ हैंड भेजा भी नहीं है, फटाफट से भेजिए प्लीज़। अपने पास समय जो है थोड़ा-सा कम है। जी, फटाफट से आप बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जी, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए अपनी तैयारी के बारे में, पूरी सिचुएशन बताइए, क्या आता है, क्या स्कोर आ रहा है? क्योंकि मैं इसे नहीं समझ पा रहा, क्या लिखा है ये सब? सर मेरा मॉक में सब काट-छाँट के 35-36 नंबर आ रहा है। 200 में से? जी सर। आपने अभी तक क्या तैयारी कर रखी है? सर मैथ मेरा इनकम्प्लीट है सर। कितना हो गया है? और 30-40% हुआ होगा। और बाकी? कर रहे हैं सर। नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स? बाकी में सर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी किए हैं और पूरा हो केमिस्ट्री गया किए है? हैं। हेलो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया है पूरा? जी सर। ठीक है। और आप पहले दे चुके हैं कभी कोई पेपर? जी सर। 22 वाला दिए थे सर मॉक। 22 ये में कितना स्कोर था आपका? सर 78 समथिंग। तब से अब तक आपने क्या-क्या नया सीखा है? आपका 7 बजे तक क्लास लगाते हैं सर, बट रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? दिन भर का अपना रूटीन बताइए, वर्किंग है क्या आप? नहीं सर, ट्यूशन पढ़ाते हैं और घर में थोड़ा-सा ज़्यादा काम-काज हो जाता है सर, घर में माहौल नहीं बन पाता। कोई बात यही नहीं। लेके परेशान है, अटेम्प्ट छूट रहा है सर। हाँ, वो तो देखिए बिल्कुल। और आप अब इतना लेट क्यों आए हैं मेरे पास? आप कब से जानते हैं कि मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ अनअकैडमी पे? 22 है सर। तो तब से 22 आप से अब तक मतलब इतने महीने लेट कैसे आना हुआ आपका? सर हम बात तो करते थे सर आपसे। अच्छा, कभी स्कोर के लिए आपने मिस्टर बात करी है कि ये परफेक्ट करके नाम सिचुएशन था है? सर, वही चेंज। क्या? मिस्टर परफेक्ट करके जो नाम था ना सर, हाँ, हाँ, हाँ। वही चेंज। अच्छा, ठीक है। अब रीज़निंग में आपका स्कोर क्यों 20 मिनट आपको लगे हैं 3 सवाल करने में, मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे समझाओ ऐसा क्या हुआ है पेपर में? सर सब नया-नया क्वेश्चन दिखे सर, समझ में ही नहीं आया क्या ये करें। एसएससी का पेपर है हम क्या? मीन हाँ सर। एसएससी का कौन से कब का पेपर है ये जो आपके सामने है? सर होली बोर्ड पर शनिवार और रविवार को आता है वही वाला। नहीं, 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 आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये प्रीवियस ईयर पेपर है एसएससी का? नहीं, नहीं सर। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर दें, मुझे उसका स्कोर भेजिए आप 29 तारीख को। तो सर लग रहा है ये अटेम्प्ट भी किया है मेरा हाथ से। देखो मेरे दोस्त, जो है सामना तो करना है ना, हाँ उदास सर। होके भी कुछ होगा तो है नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कुछ कमियाँ हैं जो क्लियरली दिख रही हैं मुझे, कम से कम जी बंदे तो दूर कर ही सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी कमी है कि रीज़निंग में मैं 3 सवाल के पीछे पड़े रहा, 6 सवालों के। तो इसका मतलब मुझे जी पेपर अटेम्प्ट करना ही अभी नहीं आया। गलत तो नहीं कह रहा मैं? जी सर। तो वो सीखेंगे हम। आप मुझे एसएससी का एक प्रीवियस ईयर पेपर देके दिखाओ, वो एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, उसका इस तरीके का एनालिसिस भेजो और 29 तारीख को मुझे मिलो। ठीक है आप अभी सर। क्लास में कब से हैं? कितनी देर हो गई आपको? आधा घंटा सर, खाना बनाना था। आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि आपका रेज़ हैंड लेना है और ये इश्यू को सॉल्व करना है? नेक्स्ट सर टाइम से रेज़ आपको हैंड। याद रखना है क्योंकि लॉस आपका हो जाएगा, है ना? जी सर। नेक्स्ट टाइम अब मेरी देखिए जो अगली क्लास है वो 29th को है रात को 10 बजे। आप उस क्लास में मुझे 11:30 बजे हर हाल में याद दिला देंगे कि सर ऐसे-ऐसे एक ठीक डाउट है है सर, ठीक। और वो लेना है, वरना देखो लॉस आपका होगा।
वो तो जी मुझे सर। पड़ी है तो मैंने आपको याद दिला दी, अदरवाइज़ मैं सिंपली कह सकता था कि अरे आपने याद नहीं दिलाया, बाद में लूँगा डाउट। बट ऐसा नहीं है, सॉरी जहाँ तक सर। पॉसिबल है कोऑपरेट करेंगे। बट सोच को थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा, तैयारी के तरीके को भी बदलना पड़ेगा। सीरियल के अलावा बाकी फॉर्म्स भी आप भरते चलिएगा, जो-जो आपके एसएससी के फॉर्म्स आते हैं जिनका सिलेबस सेम है। आप एक जी सर। एसएससी का, सीजीएल का प्रीवियस ईयर 2021 या 22 का पूरा पेपर दें, 2 देना चाहे 2 भी दे सकते हैं। फिर मुझे उसका इस तरीके आप स्कोर दें, ठीक है? ठीक है सर। सर बोल रहे थे जैसे मान लीजिए मेरा घर में प्रॉब्लम हो रहा था, सब मतलब यहाँ का माहौल जैसे चल जाता है, सब लड़का लोग पटना प्रिपरेशन करने के लिए, तो वही बोल रहे थे सर कि जाना सही रहेगा। देखो अब 1 महीना आपके पास बचा है। अब मुझे जी ये सर। नहीं पता कि एक्चुअल लेवल आपका क्या है। जैसे कि अभी जो मैं जी यहाँ सर। देख पा रहा हूँ, वो तो 30 नंबर के आसपास का लेवल है 200 में से। जी। तो 30 नंबर जी तो सर। बुरा मत मानना, ये कहते हैं भई 1 महीने में नहीं हो पाएगा। आप कैटेगरी कौन-सी जी से सर। बिलॉन्ग करते हैं? अगर आप बताना चाहें यहाँ पे तो? ओबीसी सर। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं तो 120-30 नंबर तो लाने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन जी लेना सर। है तो। तो वो तो एक जी बहुत सर। बड़ा ही पहाड़ हो गया। ऐसा नहीं है कि नहीं हो जी। सकता, बट जी वही सर। वाली बात है ना कि बहुत ज़्यादा ही हो गया एकदम। तो पहले आप एक काम करो, 29 तारीख को मुझे अपना वो स्कोर भेजो जो एसएससी के पेपर का हो, उसके बाद हम डिस्कस ठीक है सर। करते हैं। ठीक है और सर। पेपर ऐसे लगाना है कि पहली बार में जो सवाल नहीं बनते उन्हें छोड़ देना है। आप उनके पीछे ठीक है पड़े सर। रहेंगे, उनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। सबसे पहले जीके लगाइए, फिर इंग्लिश, फिर रीज़निंग, फिर मैथ्स। जीके, इंग्लिश मिला ठीक। के 15 मिनट के अंदर पैक करनी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे रीज़निंग लगाएँगे 15 से 20 मिनट में, और बचा हुआ समय आप मैथ्स को देंगे। ठीक है? चलिए ठीक है मिलते सर। हैं 29 थैंक यू सर। को। ओके। आप में से बहुत सारे बच्चों की एक गलती है, आप लोग काफ़ी लेट आते हैं अपने एजुकेटर्स के पास। मुझे नहीं पता बाकी सब जगह क्या चलता है, बट मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। आप लोग पेपर तक वेट करते हैं, ये आप लोग की गलती है। इसके चक्कर में आप लोगों का एक अटेम्प्ट जो है खराब हो जाता है। आप लोगों को चुस्ती दिखानी पड़ेगी। आपकी सबकी सिचुएशन कैसी है, बुरा मत मानिएगा, उससे आपके रिज़ल्ट का कोई कनेक्शन नहीं। आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, सोच को बदलना पड़ेगा, दुःख-दर्द को दूर करके थोड़ा-सा अच्छी सोच को बनाना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। सैंक्फर्ड ये सवाल तो आई थिंक आपके नोट्स में होना चाहिए, चेक करना फुहार वाला पॉइंट जो मैंने लिखवाया है। अ, पंकित, एक्चुअली ये जो 15,000 वाला कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली मतलब एक तरीके से वहाँ पर खाता खुल के ऐसे ऑफिशियली कुछ जमा नहीं होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डेबिट फ्रीज हो जाते हैं पैसे, और ये सरकार के हो जाते हैं। सरकार एज़ इन, क्योंकि सरकार का जो मॉनेटरी पूरा काम है वो आरबीआई देखता है, इस वजह से आरबीआई का इस्तेमाल करा जाता है शब्द के रूप में। इसका मतलब यही है कि अगर आपका सर्टेन नंबर ऑफ वोट से भी कम आपको वोट्स मिलते हैं, तो ये पैसे आपके जब्त कर लिए जाएँगे। बाकी 15,000 इज़ लाइक नथिंग इन टुडेज़ टर्म, कुछ भी नहीं है 15,000 रुपए। इन्हें डेफिनिटली इस लिमिट को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, बट ठीक है, इसी बहाने जो लोग पैसों के मामले में सक्षम नहीं है, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो उस वे में देखा जाए तो 15,000 सही रकम है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। आने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत बढ़िया। सैंक्फर्ड, आप नोटिस करो, सैंक्फर्ड पिछले 2 से 3 क्लासेस का जो कंटेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है और सटीक कंटेंट है एकदम। उसे बनाने में मुझे कई साल लगे हैं, क्योंकि बहुत किताबें पढ़ के जो इंपॉर्टेंट है एसएससी के पेपर देख के टॉपिक वाइज उन्हें स्टडी करके फिर जाके वो कंटेंट बनाया है। तो मतलब बहुत फ़ायदा होगा जिस बच्चे ने पिछली 3-4 क्लासेस रट्टा मार लिया ना, डेफ़िनिटली उसका स्कोर इम्प्रूव होगा हिस्ट्री में। बाकी तो देखते हैं क्या होता है आपके पेपर में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।